हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अकाउंट्स का रिवीजन बैच शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग के सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स में 15 चैप्टर्स है, तो हम लोग सारे के सारे 15 चैप्टर्स कवर करेंगे। डेली ये टारगेट रहेगा कि एक चैप्टर हम लोग कवर करें। सारे कंसेप्ट, ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं रहेगा कि जो छूट गया क्लास में। सारे के सारे 100% कंसेप्ट हम लोग क्लास में कवर करेंगे। एट द सेम टाइम डेली जो चैप्टर मैं कवर करूंगा उस चैप्टर के प्रीवियस 5 अटेम्प्ट्स के जो क्वेश्चंस आए हुए एग्जामिनेशन में वो भी हम लोग क्लास में कवर करेंगे। मॉक टेस्ट पेपर और आरटीपी की उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लूंगा, क्योंकि जब ये लेक्चर्स लिए जा रहे हैं आप लोग के रिवीजन में, मॉक टेस्ट पेपर पूरे अभी हुए नहीं है आप लोगों के, तो मैं मॉक टेस्ट पेपर के लिए अलग वीडियो बना दूंगा। मॉक टेस्ट पेपर 1, 2 और आप लोगों को जो आरटीपी है या मैराथन होगा वहां पे कवर कुछ कर लूं मैं, या उसके पहले ही मैं उसके वीडियोस अलग से बना दूंगा। लेकिन वो तो मॉक टेस्ट पेपर 1, 2 और आप लोगों का आरटीपी होता है, वो तो हम एग्जामिनेशन के पहले सेपरेट वीडियोस में कवर करेंगे। बट एट द सेम टाइम इस रिवीजन बैच में हम लोग प्रीवियस 5 अटेम्प्ट्स के भी क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो सारे के सारे कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे क्लास में डिस्कस करेंगे। ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं रहेगा जो छूट गया, सारे कंसेप्ट हम लोग कवर करेंगे। एट द सेम टाइम हम प्रीवियस 5 अटेम्प्ट के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें कोई नई चीज नहीं है, आप लोगों को पता है कि जो आपका पेपर 1 होता है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, 100 मार्क्स का ये आपका पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका कंपलसरी एग्जाम में रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पता ही है कि 12 मार्क्स के ट्रू और फॉल्स आते हैं। ट्रू और फॉल्स 12 मार्क्स के आते हैं आपके, 2 मार्क का एक ट्रू और फॉल्स 6 आते। वहां पे कंपलसरी थ्योरी आती है आपको क्वेश्चन नंबर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 एग्जामिनेशन में कंपलसरी, और रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस में आप लोगों को सिर्फ 4 क्वेश्चंस करना है। मतलब आपके ऑप्शन है कि एक क्वेश्चन हम वहां पे स्किप कर सकते हैं। तो आप यहाँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, और आपको बचे हुए 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करना रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं कंपलसरी को एनालाइज करूं तो वहां पे मैंने ऑब्जर्व किया कि आपको जो पॉइंट नंबर बी रहता है, ये पॉइंट नंबर बी या सी कहीं पे 4 नंबर की एक आपको थ्योरी क्वेश्चन आता है। एक थ्योरी क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपको वहां पे आता है। मगर जो कंपलसरी क्वेश्चन 4 मार्क्स का एक थ्योरी आता है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके 5 रहते हैं जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस कोई भी अटेम्प्ट करना होता है। वो क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। आई मीन टू से कि वो हो सकता है कि 10 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स का हो, ये 5 मार्क्स 5 मार्क्स 10 मार्क्स का हो, या वो हो 10 मार्क्स और 10 मार्क्स का, या तो फिर वो 20 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन आ सकता है, या 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 6 जो रहता है आपका 15 मार्क्स का कंपनीज अकाउंट पे क्वेश्चन आता है, और 5 मार्क्स ही वहां पे मैंने ऑब्जर्व किया एक थ्योरी पूछता है। तो थ्योरी अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी वहां पे 4 मार्क्स की आती है, और क्वेश्चन नंबर 6 में एक 5 मार्क्स की थ्योरी आती है। जनरली ये ऑब्जर्व करो, पिछले अटेम्प्ट में मैंने एनालाइज किया, ये ऑब्जर्व करो मैंने। अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो मैंने अगर क्वेश्चन नंबर, आपको तो ये 5 में से 4 करना है, तो हो सकता है शायद मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी अकाउंट छोड़ दो, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत सिंपल है वो चैप्टर, बहुत अच्छे से हर चैप्टर कवर करके कंपनीज अकाउंट भी बहुत मजा आएगा आपको। तो कंपनीज अकाउंट बाई चांस अगर मैं कह रहा हूँ एग्जामिनेशन कोई स्टूडेंट ने ये 5 में से 6 क्वेश्चन को छोड़ा, तो यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन आपको करना नहीं रहेगा, फिर आपको कंपलसरी सिर्फ ये 4 नंबर की थ्योरी करना है। अगर आपने एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करे भी, तो ये 4 नंबर की थ्योरी यहाँ पर 5 नंबर की थ्योरी, तो मैक्सिमम 9 मार्क्स की थ्योरी रहेंगी। तो उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर चैप्टर में आपको बताऊंगा कौन से थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आपका अकाउंटिंग और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क चैप्टर है, वो भी हम लोग कवर करेंगे, जनरली उससे थ्योरी आती है। तो कहीं से भी आए, मैं हर चैप्टर में बताऊंगा कैसे थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं। वो आपको मिनिमम 4 मार्क्स ही करना है और मैक्सिमम 9 मार्क्स, ये ऑब्जर्व करो पिछले अटेम्प्ट से। यहां पे थ्योरी क्वेश्चन की फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो मैं क्लास में कवर करूंगा, और उसका वेटेज बहुत कम है, 4 मार्क्स कंपलसरी में है बस वो तो, और 9 मार्क्स टोटल होता है अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करते, तो उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो हम क्लास में मैं आपको बताऊंगा कौन से थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोगों को ये जो नोट्स है आप लोगों के, ये आप लोग डाउनलोड करेंगे। ये नोट्स आपको कहां मिलेंगे, डाउनलोड करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का चैनल लिंक दिया हुआ है, उसमें आप लिंक पे क्लिक करके वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पे आपको सारे अपडेट, नोट्स हो गए या जो भी अपडेट रहते हैं मेरे, उसी टेलीग्राम चैनल पे वो आते। एट द सेम टाइम वहां पे आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, उसको भी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इंस्टाग्राम पे भी कई बार मैं अपडेट्स करता हूँ, तो वहां पर भी अपडेट आते। मगर नोट्स आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे ये मिलेंगे, सो उसको आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अपडेट जो भी अपडेट रहते, कई बार तो स्टूडेंट इतने मैसेजेस करते कि मतलब अलग अलग जगह पे वीडियोस पे कमेंट्स करते, या मतलब उनको पता नहीं रहता, वो अपडेट में ऑलरेडी दे दिया रहता हूँ कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे।
ओके, सो अपडेट सारे वहां पर आते, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। सो चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग प्रोसेस को अगर मैं एनालाइज करूं, पिछले 5 अटेम्प्ट को मैं देखता हूं, जून 22 में 11 मार्क्स का, कितने मार्क्स का आया था अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में अगर हम लोग देखें तो वहां पर आया था 11 मार्क्स का, फिर 7 मार्क्स का दिसंबर 21, जुलाई 21 में 12 मार्क्स का, जनवरी 21 में 2 मार्क्स का, और नवंबर 2020 में 4 मार्क्स का अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर से आया था। लेकिन पिछले हम लोग अटेम्प्ट्स में देखें तो अच्छा खासा इसमें से आया है, 11 मार्क्स का यहाँ पे दिख रहा है, 7 मार्क्स का ये, और ये 12 मार्क्स का है, तो इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को एनालाइज अगर मैं करूं तो आपका जून 22 में यहां पर आप लोगों का ये 11 मार्क्स का यहां पे था, फिर 7 मार्क्स का, और फिर 12, तो ये यहां पे आ रहा है। तो हो सकता है आपके अटेम्प्ट में मुझको लगता है 8 से 10 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ सकती है। ओके, सो हम लोग ये शुरू करते सबसे पहले हमारा कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमको, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस पूछती है, वो ट्रायल बैलेंस में कई बार पूछती है कि मैं सब्सिडरी बुक पे पूछती है, मैंने देखा अदर सब्सिडरी बुक्स पे आता है, ट्रायल बैलेंस में पूछ लेती है कि वो एक रॉन्ग आपको ट्रायल बैलेंस देती है और बोलते उसको करेक्ट करो, करेक्ट करने के लिए कहते सही करो, गलत देते हैं उसको बोलते कि सही करो। ट्रायल बैलेंस, कैश बुक पे भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछती है कि कैश बुक बनाओ, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, उस पर भी क्वेश्चन पूछ सकती है। सो सिंपल चैप्टर है, बस आपको मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना रहेगा। ओके, और मेहनत जारी रखना, मेहनत बहुत करना, अपने मेहनत करने से पीछे हटना नहीं। ये अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन का हमको क्रैक करना ही है। आपका हो सकता है पहला अटेम्प्ट हो, ये दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा, जो भी है, आपको इस अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन क्रैक करना ही है, और मेहनत करने से बस पीछे मत हटना। मेहनत अगर नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगी, मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटना। ओके, सो मेहनत बहुत करना आप लोगों को, और फिर आप लोग सीए फाउंडेशन अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएंगे। बिलीव मी, 80+ 90+ लाना अकाउंट्स में बहुत आसान है, इजी है, बहुत आसान है। ये सब्जेक्ट ही इजी है, क्योंकि कंसेप्ट को आप बस पकड़े रखो, सीए इंटरमीडिएट उससे भी इजी लगे। अगर आपने अकाउंट्स के बेसिक को पकड़ के रखे, इंटरमीडिएट विल बी सो इजी फॉर यू, बिलीव मी। बस आपको अभी मेहनत बहुत करना है बेटा। ओके, तो हम शुरू करते सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग से, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। और मैं आपको बीच में बताते भी रहूंगा कि इस चैप्टर में से इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते, लेकिन पॉइंट्स, कंसेप्ट हम सारे के सारे यहां पर हम लोग कवर करेंगे। सो सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग से मैं यहां पे शुरू करता हूं। Accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events, which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. आपने 11-12 में भी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़े होंगे, मगर और देखो मैं एक और चीज कह रहा हूं कि एग्जामिनेशन में कौन सी चीज आती है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कवर मैं पूरा करूंगा। ये रिवीजन बैच में एक भी चीज ऐसी नहीं रहेगी कि छूट गई, कंसेप्ट पूरे के पूरे कंसेप्ट अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमने देखिए मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग आपने 11-12 में भी पढ़ोगे, और जब 11th और 12th में आपने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग जब पढ़े तो अपन जनरली कई बार हो सकता है कुछ बच्चों ने समझ के करे, लेकिन जनरली हम उसको याद कर लेते। तो ये मीनिंग पे मैं आता हूं, उसके पहले ये चीज रेगुलर बैच में भी हमने डिस्कस किए थे कि अकाउंटिंग प्रोसेस होती है। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग प्रोसेस, कि सबसे पहले आपकी एक एंटिटी होती है, एंटिटी का मतलब जिसकी बुक्स में आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसके ट्रांजेक्शंस होते, गिव एंड टेक होती, लेन देन कोई होती, और उस ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड किया जाता है। उन ट्रांजेक्शंस को क्या करा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड करा जाता है। और ये जो रिकॉर्ड करा जाता है, ये रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में 3 बुक होती, एक होती जर्नल, एक होती कैश बुक, और एक होती अदर सब्सिडरी बुक। आपको ये पता है कि जर्नल में जब हम अकाउंटिंग एंट्री पास कर सकते, आप चाहो तो ट्रेडिशनल अप्रोच, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, पर्सनल, रियल, नॉमिनल से कोई अकाउंटिंग को बना सकते हो, अकाउंटिंग एंट्री पास कर सकते, या आप चाहो तो एक मॉडर्न अप्रोच जो होती है इंक्रीज और डिक्रीज है, उससे भी अकाउंटिंग एंट्री पास कर सकते। ऐसा कोई कानून नहीं है कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल से ही करना है, एंट्री पास करना है, वो आप पर्सनल, रियल, नॉमिनल से करो, या मॉडर्न अप्रोच इंक्रीज और डिक्रीज है, वो दोनों तरीके के बारे में भी बात करो, या उससे करो। आपने जर्नल, आप हो सकते हैं कि एक ही बुक मेंटेन कर रहे हो यहाँ पे आप जर्नल, या कोई बिजनेसमैन चाहे तो उसको लगता है कि नहीं मेरे कैश में बहुत ट्रांजैक्शन होते, जर्नल के अलावा वो चाहता है कि मैं और एक बुक मेंटेन कर, तो कैश बुक भी मेंटेन कर सकता है। तो कैश बुक कौन कौन सी तरह की होती है, एक होती है आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होती है डबल कॉलम कैश बुक, एक होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और एक होती है आपकी पेटी कैश बुक। तो ये 4 तरह की बुक होती कैश बुक। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर कोई बिजनेसमैन चाहे
तो सिर्फ सारे के सारे ट्रांजेक्शन वो कहां पे लिखे, जर्नल में। लेकिन वो कैश बुक भी मेंटेन करता है। तो जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में आते, आगे हम डिस्कस करेंगे, जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में आते वो जर्नल में फिर नहीं आएगा, क्योंकि वो कैश बुक भी मेंटेन है। तो वो जर्नल और कैश बुक दोनों मेंटेन कर रहा है। तो जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में आते वो जर्नल में नहीं आएंगे, लेकिन वो सिर्फ जर्नल मेंटेन कर रहा है, तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन फिर जर्नल में आएंगे। उसके अलावा ये दो बुक के अलावा तीसरी बुक है एक आपकी अदर सब्सिडियरी बुक। उसकी अलग अलग बुक है, सेल्स बुक, परचेज बुक, और फिर आपकी सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। वो सारी बुक्स के बारे में डिस्कस करूंगा, कंसेप्ट के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। तो ये तीन बुक यहाँ पे मेंटेन करते हैं, लेकिन ख्याल रखेंगे अगर कोई ट्रांजेक्शन कैश बुक में आता है तो जर्नल में नहीं आएगा, कोई ट्रांजेक्शन अदर सब्सिडियरी बुक में आता है तो जर्नल में नहीं आएगा। और अगर सिर्फ वो बिजनेसमैन अदर सब्सिडियरी बुक और आपकी कैश बुक मेंटेन नहीं करता, तो इस केस में सारे के सारे ट्रांजेक्शन, इस केस में सारे के सारे ट्रांजेक्शन 100% ट्रांजेक्शन आप लोग कहां पे आएंगे, जर्नल में आएंगे। अब उसके बाद हमने क्या करे, रिकॉर्डिंग करे उसको अलग अलग बुक से, जो बुक्स में रिकॉर्ड करना हो तो हम आगे बात करेंगे कौन सी बुक में कब रिकॉर्ड करा जाता है। तो हमने बुक में रिकॉर्ड करे, उसके बाद आती है नेक्स्ट लेजर। तो लेजर में हम लोग क्या करते हैं, एक तरह की इंफॉर्मेशन को, अभी आगे भी देखेंगे, एक तरह की इंफॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट करते और बहुत सारे अकाउंट्स बनाते। लेजर में अकाउंट्स बनते, और जो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज से फिगर्स लेके जो आप लेजर वाली स्टेज पे लिखते हो उसको पोस्टिंग कहते। उसको क्या कहते, उसे हम कहते हैं पोस्टिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पोस्टिंग। और वो पोस्टिंग के बाद फिर क्या करी जाती है, टोटलिंग और बैलेंसिंग। टोटलिंग और बैलेंसिंग करी जाती है और उन अकाउंट्स की, और टोटलिंग और बैलेंसिंग में अगर आपका उस अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा है, इफ डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड वी कॉल इट डेबिट बैलेंस, इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड वी कॉल इट क्रेडिट बैलेंस। और ये फिर टोटलिंग एंड बैलेंस के ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है। और ट्रायल बैलेंस में मैं इसमें डिस्कस करूंगा अभी आगे, ट्रायल बैलेंस से सारी चीजें। ट्रायल बैलेंस में फिर आपके जिसके डेबिट बैलेंस होते हैं उसकी एक लिस्ट होती है, जिसके क्रेडिट बैलेंस होते हैं उसकी एक लिस्ट होती है। किन के डेबिट बैलेंस होते हैं, किन के क्रेडिट बैलेंस, सब थोड़ी देर में बात करेंगे। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री होती है। फाइनल अकाउंट चैप्टर आपने पढ़े, अब तो रिवीजन बैच में लिंक कर सकता हूँ सारे चैप्टर से। फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़े, आपको ट्रायल बैलेंस दी रहे तो उसके नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी थी, दैट इज एडजस्टमेंट रहते। तो एडजस्टमेंट एंट्री आप करते, अगर कोई पहले आपकी एंट्रियां पास नहीं हुई रिकॉर्डिंग स्टेज पे, तो एडजस्टमेंट एंट्री ट्रायल बैलेंस के बाद पास करते, और उसके बाद आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है। तो ये होती है हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस। तो एंटिटी ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग, लेजर, पोस्टिंग, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एंट्री, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये अकाउंटिंग साइकिल हमारी चलती है। इसमें जो फाइनेंशियल ट्रायल बैलेंस रहते हैं उसमें अलग अलग तरह के अकाउंट रहते हैं, मैं बात करूंगा नॉमिनल, पर्सनल और रियल। हर अकाउंट नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, सिर्फ रियल और पर्सनल अकाउंट ही नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते। नॉमिनल अकाउंट जो उसी साल के एक्सपेंस और इनकम होते तो उसी साल पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिए जाते। हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन जब मैं मीनिंग को देखता हूं कि मीनिंग ऑफ, मैं यहां पर अगर देखूं तो यहां पर अगर मैं देखूं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो ये एक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। तो ये हमको बोलता है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग में जैसे मैंने अभी आपसे कहा जर्नल आता है, कैश बुक आता है और सब्सिडियरी बुक आता है। आपसे अभी कहा मैंने क्लासिफाइंग वाली कौन सी स्टेज होती है, लेजर होती है। एक नेचर की इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हो, एक नेचर की इंफॉर्मेशन को आप एक जगह पे लेके आते हो, क्लासिफाई करते हो, समराइज करते हो, ट्रायल बैलेंस आप बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते हो। सो ये हो गया, आप समराइज करते हो। तो आपने क्या करे, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, जो कि सिग्निफिकेंट मैनर, उसका एक तरीका होता है लिखने का, इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको मॉनिटरी टर्म में वैल्यू कर सके। और हम लोग क्या करते, फाइनेंशियल कैरेक्टर जो रहते हैं, जो मॉनिटरी टर्म में जिसको वैल्यू कर सकते उसको हम रिकॉर्ड करते और उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करते। इंटरप्रेट मतलब कैसा परफॉर्मेंस, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, फिर इसको लोन देना चाहिए, लोन नहीं देना चाहिए, इंटरप्रेट करते परफॉर्मेंस को देख के। तो ये हुई हमारी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, हमने अकाउंटिंग को समझना, अकाउंटिंग प्रोसेस जानना जरूरी था। यू नो इट कि अकाउंटिंग प्रोसेस एंटिटी से शुरू होती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में खत्म होती है। सो अब ये जो अकाउंटिंग में आपने एक एक यहाँ पे जो पॉइंट देखे, एंटिटी से शुरू होती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में खत्म होती है। अब जो आपने एक एक पॉइंट देखे, मैं यहाँ पे एक एक अभी डिस्कशन आपसे शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग से शुरू कर रहा हूं। तो रिकॉर्डिंग की हम बात करते हैं, उसके लिए हमको जरूरी कि हम ये समझे कि जब भी हम कोई जर्नल एंट्री पास करते तो दो अप्रोच होती है, एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होती है मॉडर्न अप्रोच। तो क्या ये जरूरी है? जरूरी तो कुछ भी नहीं भाई साहब, ट्रेडिशनल से करो या मॉडर्न से करो। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 अकाउंट आपके आते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। बस स्क्रीन पे देखते जाओ, कुछ भी नहीं लिखना, बस आप स्क्रीन पे देखते जाओ और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते जाओ। सो आपकी एक होती है रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपकी कैश आती है और टेंजिबल आइटम, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, और इनटेंजिबल आइटम लाइक ट्रेड
ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल एक्सेट्रा, ये आपके इंटेंजिबल आइटम। ये कौन सा आइटम है? रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जब भी ये कैश, ये टेंजिबल आइटम आए तो डेबिट व्हाट कम्स इन, उसको डेबिट करें। जब गए का एंटिटी, और हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना, आपको हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना? एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो जब भी आए तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आए तो डेबिट करना है, गए तो क्या करना रहेगा? क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट डील करता है एक्सपेंस और लॉसेस को, एक्सपेंस लॉसेस, इनकम और गेन्स को। तो जब भी आपका एक्सपेंस लॉस हो या इनकम और गेन हो तो आप कौन से अकाउंट में कवर होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहते हैं ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस शुड बी डेबिटेड, ऑल इनकम और गेन्स शुड बी क्रेडिटेड। तो इनका एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करना है? डेबिट करना है। इनकम को और गेन को क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है हम लोग को। और वैसे ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जैसे आप यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं, टेम्पररी अकाउंट होता है। तो ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये उसी साल के एक्सपेंस और उसी साल की ये इनकम है, उसी साल के क्या है? एक्सपेंस है, और उसी साल की ये इनकम है। तो ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। आप ये सारे के सारे एक्सपेंस और ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि उसी साल के एक्सपेंस और इनकम है। और वहां से ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट से आपको नेट प्रॉफिट पता चलता है, वो नेट प्रॉफिट हम ओनर को देते। और ओनर का जो अकाउंट होता है वो कौन सा अकाउंट होता है? कैपिटल अकाउंट होता है। अब उसके बाद तीसरा जो अकाउंट होता है वो है आपका पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट, तीन तरह के पर्सन होते हैं, नेचुरल पर्सन लाइक यू एंड मी, आर्टिफिशियल पर्सन। तो हमारे कॉमर्स की दुनिया में जरूरी नहीं होता कि कोई नेचुरल पर्सन को ही हम एक एंटिटी, नेचुरल पर्सन को ही कोई पर्सन माने, जैसे आपकी और मेरी तरह। एक आर्टिफिशियल पर्सन रहा, उसको भी हम लोग अकाउंटिंग में एक एंटिटी, एक आप पर्सन मानते, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। आपकी और मेरी तरह नेचुरल पर्सन नहीं है, आपकी और मेरी तरह चल नहीं सकता, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जैसे कि रिलायंस कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन, रिलायंस हो गया, जियो, रिलायंस, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, और अब एयरटेल हो गया आप लोगों का, जियो हो गया है ना, अलग अलग अदानी ग्रुप हो गया। तो ये जो हो गया आर्टिफिशियल पर्सन है, वो आपकी और मेरी तरह चल नहीं सकते, लेकिन तो भी हम कॉमर्स में उसको एक अकाउंटिंग में उसको एक पर्सन मानते हैं, और उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तीसरा आता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एक लाइबिलिटी, जो कि लाइबिलिटी साइड में वो रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन वो रिप्रेजेंट करती किसको? वो एक लाइबिलिटी, वो कोई पर्सन को रिप्रेजेंट करती, हमको उसको देना आउटस्टैंडिंग सैलरी, लेकिन सैलरी किसी को, हमको कोई पर्सन को देना है, तो वो उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो अकाउंट्स में उसका रूल जो होता है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेकिन एक चीज ख्याल रखना, डेबिट द रिसीवर मतलब क्या बेटा? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर फ्रॉम एंटिटी। किससे रिसीव? हम फ्रॉम एंटिटी, एंटिटी से जिसने रिसीव किया उसको डेबिट। क्रेडिट द गिवर टू एंटिटी, एंटिटी को जिसने दिया वो गिवर हुआ। इस चीज को ख्याल, तो रिसीवर फ्रॉम एंटिटी, गिवर टू एंटिटी, इस चीज को ख्याल रखेंगे। सो ये दो अकाउंट, ये तीन में ऐसे हमारे कौन से? रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि लेन देन और हिसाब किताब बचा हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैं, जब ये आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो इस लेक्चर में मेरे सामने एक कैमरा रखा हुआ और कैमरा मुझको रिकॉर्ड कर रहा है। तो एक कैमरा में इसको यूज करो, हो सकता है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ये कैमरा और चले। तो जब ये कैमरा और चलेंगे तो इससे मेरे को अभी बेनिफिट लेना बचा है, कैमरे से मुझे और बेनिफिट मुझे लेना बचा हुआ है। तो मैं इस साल का एक्सपेंस पूरा नहीं मान सकता, ये मेरे को आगे भी इसकी सर्विसेज मिलेंगी। तो इसीलिए बेटा ये रियल अकाउंट है, कैमरा एक टेंजिबल, इसीलिए इसको आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते, वो बात अलग है। जितने से इसकी वैल्यू डाउन है उसको हम डेप्रिशिएट करते। तो रियल अकाउंट जो होते हैं आपके, और पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल दो, तो पर्सनल अकाउंट हिसाब किताब बचा है, कोई डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, लोन्स हो गए, कैपिटल अकाउंट हो गए, ये सब पर्सनल अकाउंट है। क्यों इन्हें भी नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करा जाता है? क्योंकि हिसाब किताब बचा हुआ है, लेन देन बची हुई है, इसीलिए हम इसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते। तो जो तीन अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, उसमें आपका नॉमिनल अकाउंट जो है नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, वो उसी साल का एक्सपेंस, उसी साल का इनकम है, दैट वी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बचे हुए जो दो है, रियल और पर्सनल अकाउंट, वो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाते हैं? आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाते। ओके, अब यहां पे यही एंट्री को पास करने के दो तरीके। कौन से दो तरीके? एक मैंने कहा कि ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक आपसे कहा कि ट्रेडिशनल अप्रोच है, और एक कौन सी? दूसरी मॉडर्न अप्रोच। तो आप मॉडर्न अप्रोच को समझने के पहले इस चीज को ध्यान में रखना कि इस चीज को क्या ध्यान में रखना कि डेबिट बैलेंस होते, किसके डेबिट बैलेंस होते? आपके
एक एसेट के और एक्सपेंसेस के कौन से बैलेंस होते? एसेट के और एक्सपेंसेस के, एसेट के और एक्सपेंसेस के आपके डेबिट बैलेंस होते, एसेट के और एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होते। तो जिसके डेबिट बैलेंस होते, जब भी वो इंक्रीज होता है तो हमको डेबिट करना है। तो मैं कहता हूं एसेट और एक्सपेंस के कौन से बैलेंस होते? डेबिट बैलेंस होते। जब भी ये इंक्रीज करेगा, स्क्रीन पे ध्यान दो, जब भी इंक्रीज करेगा तो आपको क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। और जब भी ये डिक्रीज होगा तो आपको क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। तो इंक्रीज करना है तो डेबिट करेंगे, और डिक्रीज करना है तो क्या करना होगा? हमको क्रेडिट करना रहेगा। अब मैंने कहा है यहां पे कौन से आइटम के क्रेडिट बैलेंस होते? क्रेडिट बैलेंस जो होते हैं आपके, वो आपके कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, इसके कौन से बैलेंस होते हैं? आप लोगों के क्रेडिट बैलेंस होते। सो कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते। जिनके क्रेडिट बैलेंस होते बच्चों, वो अगर इंक्रीज करेंगे तो आपको क्या करना होगा? उसे क्रेडिट करना रहेगा। तो जिनके क्रेडिट बैलेंस होते, जिनके कौन से बैलेंस होते? क्रेडिट बैलेंस होते। और आप अगर क्रेडिट बैलेंस, जिनके क्रेडिट बैलेंस होते, अगर आप उनको इंक्रीज करोगे तो क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। और जब ये डिक्रीज होगा तो इसे क्या करूंगा? डेबिट। मतलब जिसके डेबिट बैलेंस है आप इंक्रीज करें तो डेबिट, और क्रेडिट डिक्रीज करें तो क्रेडिट। मतलब जिनके डेबिट, एक्सपेंस और एसेट के डेबिट बैलेंस, तो जब एक्सपेंस और एसेट बढ़ी तो डेबिट, एक्सपेंस और घटी तो क्रेडिट। इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते। तो क्रेडिट बैलेंस होते बड़े तो क्रेडिट करना, और ये जब कम हुए तो इसको डेबिट करना रहेगा अपने को। तो ये होती मॉडर्न अप्रोच। लेकिन यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए मैं कह रहा हूं, ये जो जनरली स्टूडेंट को लगता है यहाँ पे, जो कि गलत लगता है, कि लोगों को लगता है यहाँ पे कि जो आपका रियल अकाउंट ही सिर्फ एसेट होता है। नहीं नहीं, एसेट जो होता है आपका, एक रियल अकाउंट एसेट तो होता है, लेकिन पर्सनल अकाउंट भी एसेट हो सकता है। तो एक रियल अकाउंट तो एसेट होता है, लेकिन पर्सनल अकाउंट भी एसेट होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप मुझे बताइए, आपने बैलेंस शीट में, अभी रिवीजन बैच है, अब मैं आपको कनेक्ट कर सकता हूं कोई भी चैप्टर से। मैं कहता हूं कि फाइनल अकाउंट जब आप बनाते हो, आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर्स लिखते हो। एक डेटर्स तो पर्सनल अकाउंट है, वो क्यों एसेट साइड में लिखते हो? क्यों एसेट साइड में लिखते हो? क्योंकि वो एसेट है। तो इसका मतलब रियल अकाउंट भी, रियल, मैंने एग्जांपल दिया आपको डेटर्स का, रियल अकाउंट भी एसेट होती है और पर्सनल अकाउंट भी एसेट हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों एसेट होती है। मतलब पर्सनल अकाउंट लायबिलिटी भी होती है जब किसी को देना रहता है, लेकिन आपका रियल अकाउंट एसेट होती है, लेकिन पर्सनल अकाउंट भी आपकी एसेट हो सकती है। उसके बाद एक्सपेंसेस एक नॉमिनल अकाउंट होता है, कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है, लायबिलिटी एक पर्सनल अकाउंट होती है, इनकम एक आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। सो आप यहाँ पे जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा कि ये जो अकाउंट आपको यहाँ पे दिख रहे, दो अकाउंट की मैं बात करता हूँ। पहले तो इसकी बात करते एसेट की, जिसके आपकी ये अच्छा, ये एक्सपेंस और इनकम, नीचे ये एक्सपेंस और इनकम। ये जो दो अकाउंट है जो मैंने भी हाईलाइट किए, नॉमिनल अकाउंट है। तो ये आपके नेक्स्ट ईयर क्या होते? कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। नॉमिनल अकाउंट उसी साल ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते। लेकिन इसमें से अगर मैं बात करूं किस किस के डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस आपके एक एसेट के डेबिट बैलेंस होते और ये एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होते। तो दो जो मैंने अभी स्क्रीन पे अभी हाईलाइट किए, इन दोनों के डेबिट बैलेंस होते। तो जब भी इनकी जिनकी डेबिट बैलेंस होती है, यहाँ पे आप देखेंगे ये एसेट एक रियल अकाउंट भी हो सकता है, पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है। इसके डेबिट बैलेंस, तो जब भी ये इंक्रीज होगा आप इसको डेबिट करोगे, जब भी ये डिक्रीज होगा आप इसको क्रेडिट करोगे। उसी तरह एक्सपेंसेस एक नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस एक नॉमिनल अकाउंट है जिसके बैलेंस डेबिट बैलेंस होते हैं एक्सपेंस के। जब भी इंक्रीज होगा डेबिट करोगे, जब भी डिक्रीज होगा क्या करेंगे? इसको क्रेडिट। उसके बाद जो दूसरे जो तीन है, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी और इनकम, उनके क्रेडिट बैलेंस होते। उनके कौन से बैलेंस होते? क्रेडिट बैलेंस होते। और क्रेडिट बैलेंस अगर ये होते तो जब भी ये इंक्रीज होंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्रेडिट होंगे, और जब भी ये डिक्रीज होंगे तो क्या होंगे? डेबिट होंगे। सो आप जो ये अकाउंटिंग एंट्री पास करते हो, वो अकाउंटिंग एंट्री आप कोई भी आई मीन टू से आप किसी भी तरीके से फॉर्म कर सकते हो, फिर चाहे मॉडर्न अप्रोच से या ट्रेडिशनल अप्रोच से, बस आपको अकाउंटिंग एंट्री फॉर्म होना चाहिए। अब हमने जैसे देखे कि रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे तीन चीज आती है बच्चों। कौन सी रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे तीन चीज आती है? एक आता है जर्नल, एक आती है कैश बुक, एक आती है आपकी अदर सब्सिडरी बुक। तो पहले मैं जर्नल क्या उसके बारे में बात करता हूँ, फिर मैं आता हूँ आपके कैश बुक पे, और उसके बाद फिर हम अदर सब्सिडियरी, फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस सब डिस्कस करेंगे। डेबिट नोट, ट्रेड नोट, बहुत सी चीजें जो डिस्कस करें। जो भी चैप्टर, जो भी पॉइंट आप लोगों के इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने रेगुलर बैच में कवर किया, वो सारे के सारे 100% पॉइंट आप लोगों के यहाँ पे कवर होंगे। अब हम लोग आते हैं कि सर जर्नल क्या चीज होती है। तो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले क्या होती है? आपकी एंटिटी होती है। वो एंटिटी के क्या होते हैं? ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको रिकॉर्ड करा जाता है। अब रिकॉर्ड कहां करूं? मैंने कहा कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि मेरे पास मैंने कहा एक जर्नल में मैं चाहूं तो सिर्फ जर्नल में रिकॉर्ड करूं। तो जर्नल क्या होता है? उसमें आप डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या लगते हैं? उसको हम लोग जर्नल में लिखते हैं। तो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होता है, ओके, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग बच्चों? इसमें हम लोग क्या करेंगे? इस जर्नल में डेट वाइज
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाते हम जर्नल में क्या करते, जर्नल में हम लोग लिखते जाते हैं। तो जर्नल में क्या हो कि रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे एक बुक का नाम है जर्नल। तो ये मेरे सामने एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं कि ये मेरे सामने जर्नल रखी हुई है। क्या रखी है मेरे सामने? जर्नल रखी हुई है। और जैसे जैसे सपोज मैं ऐसा मानता हूं कि मैं एक ही बुक मेंटेन करता हूं, तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन मैं क्या करता हूं इस जर्नल बुक में, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जाते, मैं अकाउंटेंट साहब बैठा हूं और जैसे जैसे बेटा ट्रांजेक्शन होते डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं इसमें क्या करता हूं, लिखते जाता हूं। अब क्या होगा कि इसमें आप जैसे इसके फॉर्मेट में यहां पे देखोगे, सबसे पहले आप लोगों का एक डेट का कॉलम रहता है, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक लेजर फोलियो। व्हाट इज एलएफ? लेजर फोलियो। क्योंकि ये जर्नल आप रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे, जब रिकॉर्डिंग वाली स्टेज से आप लेकर कहां जाते हो, फिर इसको आप उसको लेजर वाली स्टेज में जो अकाउंट्स बनाते हो वहां पर लिखते हैं। अब क्या होता है कि ये तो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज है, फिर इसको आप लेजर जो आप अकाउंट्स में लेकर जाओगे, अकाउंट्स वाली स्टेज अकाउंट्स में लेके जाएंगे। सो आपका क्या होगा यहाँ पे यहाँ पे क्या चीज होगी आप लोगों की, कि मैंने कहा कि यहाँ पे जब आप लेजर वाली बुक में लेकर जाते हो, वो तो कोई दूसरी बुक है, तो भाई यहाँ पे रेफरेंस देते कि आपने यहाँ से फिगर उठा के जो लेजर वाली बुक में जो अकाउंट से वहां पे जाके जो पोस्टिंग करे वो कौन से पेज नंबर पे अकाउंट है। तो रेफरेंस के लिए यहाँ पर वो रेफरेंस देते कि वो बुक का कौन सा पेज नंबर है। तो दैट इज लेजर फोलियो, ठीक है। ओके, अब वैसे उसका आज उतना कोई रेलेवेंस नहीं रहता क्योंकि अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सारी होती है, बट एनीवेज वो फॉर्मेट पे एक लेजर फोलियो एक रहता है। सो मैंने कहा कि कौन सी डेट को ट्रांजेक्शन हुआ, हम एंट्री यहाँ पे लिखते और एंट्री के बाद क्या करते, यहाँ पे डेबिट कितने से करना, क्रेडिट कितने से करना। आपको पता है कि अकाउंटिंग जो है हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, लेन देन होती है, दो इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट को कहते हैं डेबिट, दूसरे इफेक्ट को कहते हैं क्रेडिट। अब यहाँ पे भी डेबिट और क्रेडिट क्यों कहते हैं भाई साहब, उसका नाम है, जैसे मेरा नाम जुबैर है, आपका भी कोई नाम होगा, आपके पेरेंट्स ने रखे, ऐसे सबका कोई नाम है, उसका नाम रखे, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट राइट, अकाउंट जब बनता है तो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट रहता है, उसका नाम है वो, ठीक है। अब इस तरीके से हम सारे ट्रांजैक्शन मैंने क्या करा यहाँ पे रिकॉर्ड करा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। फिर चाहे वो कोई भी, अभी टाइम बिंग में समझाने के लिए सपोज मैं एक ही बुक मेंटेन करता हूँ, मैंने कहा मैं एक ही बुक मेंटेन करता हूँ और उस बुक में मैंने क्या, एक ही बुक मेंटेन करता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखते गए सारे के सारे ट्रांजेक्शन अपने। अब एक ही बुक में फिर हो सकता है परचेज आ रहा है, सेल्स आ रहा है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, सब आ रहा है, फर्नीचर परचेज, फिर ऐसे परचेज, सेल, एक्सपेंस, इनकम, सारी की सारी चीजें मैं एक ही बुक में लिख रहा हूँ। बट एज ए बिजनेसमैन मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरे ऐसे बहुत से ट्रांजेक्शन है जो किस में हो रहे बच्चों, कैश में ट्रांजेक्शन हो रहे। तो क्यों, मैंने कहा क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और बुक मेंटेन करता हूं, उसे कहते हैं कैश बुक। अब एक अलग अलग तरह की कैश बुक होती है, एक होती है आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होती है आपकी डबल कॉलम कैश बुक, और एक होती है ट्रिपल, और एक होती है पैटी कैश बुक। तो हम लोग पहले बात करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक की। सो मैंने कहा एग्जांपल के तौर पे कि सारे ट्रांजेक्शन मैं जर्नल में लिखता था, इस बुक में, इस बुक का नाम सपोज जर्नल था, मगर मैंने सोचा कि नहीं, इसके अलावा भी मेरे को एक बुक मेंटेन करना, उसको मैं कहता हूँ कैश बुक। तो कैश बुक में, सिंगल कॉलम कैश बुक में मैं कहता हूँ कि मैं कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखूंगा। समझाने के लिए कहता हूं, सपोज ये दूसरी बुक मेरे पास रखी हुई है और ये दूसरी बुक में मैं क्या करूं, दूसरी बुक है मेरी कैश बुक है। अब इसमें मैंने दो बुक मेंटेन कर लिया बेटा, तो दो बुक मेंटेन कर लिया, जो भी मेरे ट्रांजेक्शन जो कैश से रिलेटेड है कैश बुक से, वो मैं कैश बुक में, ये कैश बुक में लिखूंगा, और जो भी ट्रांजेक्शन मेरे कैश बुक से रिलेटेड नहीं, अदर देन कैश बुक है, वो किस में लिखूंगा, जर्नल में लिखूंगा। तो ये दो बुक मैंने मेंटेन करके करा। अब पहली बुक जो थी मेरी कैश बुक में, जो अलग अलग तरह की थी, पहले मैंने कहा कि जो बुक का नाम है, उस बुक का नाम क्या है, हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक। इसके फॉर्मेट को समझना, एक होता है, ये एग्जामिनेशन में आ सकती है आपको कैश बुक, जो जो मेरे को लगे चैप्टर में आ सकते हैं मैं बोलते जाऊंगा, मेरे को जो एनालाइज किस तरह के क्वेश्चन आते हैं चैप्टर में से। अब आपके क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है चैप्टर में से, बताओ ये आइटम को पर्सनल लेके, रियल लेके, नॉमिनल, वो नहीं पूछती है ऐसे, मैंने नहीं देखा। एक हाथ भर का भी पूछेगी, जनरली से नहीं आते क्वेश्चन कि बताओ पर्सनल है, रियल है, वो नहीं पूछता। क्या उस पर अपने को ज्यादा फोकस करना बेटा। रिवीजन बैच स्ट्रेटेजी ऐसी होना, कवर पूरा 100% कर रहा है, पिछले 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस कवर कर रहा है, मॉक टेस्ट में अब आरटीपी के लिए अलग से मैं वीडियोस दूंगा आप लोगों को, वहां से आप देखेंगे। मगर अपना यहाँ पे क्या, यहाँ पर अपना ये भी टारगेट है जब रिवाइज है कि ये किससे क्वेश्चंस आते, तो पिछले 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन एक एनालाइज कर पाता है इंसान के किस तरह के क्वेश्चन चैप्टर से इंस्टीट्यूट पूछ रही है। तो कैश बुक में जैसे कि मैंने आपसे कहा, सिंगल कॉलम कैश बुक, आपके डेट रिसिप्ट दो साइड है आप लोगों के, एक हो गया आपका ये जो, एक हो गया आपका ये डेट रिसिप्ट लेजर फुल अमाउंट, ये का आपका एक साइड हो गया, और दूसरा साइड आपका ये हो गया, कौन सा साइड हो गया दूसरा साइड आपका, ये हो गया आपका ये पेमेंट साइड। तो बड़ा सिंपल है बच्चों, जब भी आपने रिसिप्ट करे तो आपको वो रिसिप्ट साइड में लिखना रहेगा, जब भी आपने पेमेंट करे तो वो आपको पेमेंट साइड में लिखना रहेगा। तो जब भी आपने रिसिप्ट करे तो आपको रिसिप्ट साइड में लिखना रहेगा, और जब भी आपने पेमेंट करे तो पेमेंट साइड में। बड़ी सिंपल चीज है।
आपको सिर्फ ये लिखना है कि पैसा आया कि गया। पैसा आया तो रिसिप्ट साइड में लिखना, और पैसा गया तो पेमेंट साइड में लिखना रहेगा। लेकिन एक चीज आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे एक चीज ख्याल रखना कि भाई पोस्टिंग, आपको ये तो पता है, जैसे अगर मैं एक ऐसी कोई एंट्री लिखता हूं यहाँ पे, सपोज मैंने एंट्री पास किया परचेज अकाउंट डेबिट, मैं एंट्री लिखता हूं यहाँ पे, मैंने लिखा यहाँ पे सपोज परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट टू एबीसी लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। तो मैंने एंट्री पास किया बच्चों, तो क्या होगा यहाँ पे कि मैंने एंट्री पास किया परचेज अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड अकाउंट। तो परचेज जब इस जर्नल में क्या होगा, ये एंट्री पास, तो जर्नल में मैंने लिखा, तो जर्नल से जब लेजर में लेके जाऊंगा तो परचेज अकाउंट को डेबिट करूंगा और एबीसी लिमिटेड अकाउंट को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। जनरल नॉलेज के लेकर जनरली लोगों को लगता है कि हमने यहाँ पे जब जर्नल में लिखे परचेज अकाउंट या कोई भी एंट्री पास करे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड अकाउंट, तो हमको लगता है कि हमने परचेज अकाउंट को डेबिट करे और एबीसी लिमिटेड अकाउंट को क्रेडिट करे ना। हम यहाँ पे जब जर्नल में, जब रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे आपने जैसे जर्नल ये बनाए, तो अब परचेज अकाउंट डेबिट मैंने लिखा, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, एबीसी लिमिटेड अकाउंट को क्रेडिट करना है। मैंने अभी डेबिट और क्रेडिट किया नहीं, करना है, मैं ऐसा करूं। एक्चुअल में डेबिट और क्रेडिट अकाउंट कहां पर होता है, लेजर वाली स्टेज में जो अकाउंट बनते वहां पे एक्चुअल में आप डेबिट और क्रेडिट करते हो। हमने सब जर्नल में लिखे, तो यहां से पोस्टिंग आप लेजर में करते हो, नो इट के कैसे करते हैं, परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, एबीसी लिमिटेड अकाउंट को क्रेडिट करना है। लेकिन जब आपने कैश बुक में, अगर मैं कहूं यहाँ पे, अगर मैं कैश बुक में यहाँ पे कहता हूं आपसे कि कैश बुक में जब मैंने यहाँ पे रिसिप्ट साइड में रिसिप्ट लिखा और पेमेंट साइड में सारी पेमेंट लिखा, तो जब भी पैसा आया रिसिप्ट साइड में, जब भी पैसा गया पेमेंट साइड में। लेकिन यहां से मैं किस तरीके से पोस्टिंग करूंगा, किस तरीके से पोस्टिंग करूंगा, कहां पोस्टिंग करेंगे भाई साहब, किस तरीके से, यहां से हम कैसे लेजर में लेके जाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पोस्टिंग। सो मैंने आपसे क्या, फ्रॉम रिसिप्ट साइड, फ्रॉम रिसिप्ट साइड each account will be credited in ledger, and from payment side each account will be डेबिटेड इन लेजर। सो भाई यहां से जब अपन लोग पोस्टिंग करेंगे तो हमारी कौन सी स्टेज है बच्चों, ये तो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज है ना, हमारी कैश बुक रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में बनता है। तो यहां से जब हम लोग पोस्टिंग करेंगे, कहां पोस्टिंग करेंगे, लेजर में, जब हम अकाउंट्स बनाते हैं जब उसमें लिखेंगे, तो जो भी आइटम मैंने यहाँ पे रिसिप्ट साइड में लिखा, वहां पे क्या होगा, वहां पे मैं लेजर वाली स्टेज में उसको क्रेडिट करूंगा, अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, रिस्पेक्टिव अकाउंट को। जो भी यहाँ पे मैंने पेमेंट किया, तो मैं लेजर वाली स्टेज में रिस्पेक्टिव अकाउंट को क्या करूंगा, डेबिट। वैसे अगर हम लोगों ने यहाँ पे कैश बुक में बनाए, तो हम लोगों को रिस्पेक्टिव अकाउंट, हम लोगों को कैश बुक में बनाने की, कैश अकाउंट कैश बुक में बनाने की जरूरत नहीं होती। ऐसा क्यों सर, अगर कैश बुक आपने बनाए तो कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। आपको पता है, रिवीजन बैच अटेंड करोगे अकाउंट कैसे बनते, तो जो कैश अकाउंट है, वो कैश अकाउंट का पर्पस मेरा कैश बुक सॉल्व कर देती, क्योंकि कैश बुक जो होती है वो कैश अकाउंट की तरह ही होती है। तो कैश बुक एक ड्यूअल रोल प्ले करती है। इसको आप एक अदर सब्सिडियरी बुक भी कहते हैं, एक इसको सब्सिडियरी बुक भी कह रहे हो, और आप इसको एक प्रिंसिपल बुक भी कहते हो। तो इसको प्रिंसिपल बुक और सब्सिडियरी बुक दोनों क्यों कहते, वो इसीलिए हम लोग इसको दोनों कहते हो, इसीलिए क्योंकि आप एक सब्सिडी रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे आप कैश बुक बना रहे हो तो ये सब्सिडियरी बुक होगी। अब आप इसको लेजर वाली लेजर को जो प्रिंसिपल बुक कहते हैं हम उसको, लेकिन ये हमारा कैश अकाउंट का भी पर्पस सॉल्व कर देती है। तो कैश अकाउंट का भी जब ये पर्पस सॉल्व हमारा कर देती है, तो हम लोगों को क्या होगा, कैश अकाउंट का, तो इसलिए इसको प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। तो कैश बुक आप सब्सिडियरी बुक और प्रिंसिपल बुक दोनों कहते हैं। इनफैक्ट लेजर वाली स्टेज को प्रिंसिपल बुक को कहते हैं आप, मगर ये प्रिंसिपल बुक का भी रोल प्ले करती है, क्योंकि हमको अकाउंट यहाँ पे बनाना, कैश, अगर आपने कैश बुक बना ली तो कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। आपको खुद को पता है कि कैश अकाउंट कैश बुक की तरह, उसका पर्पस, कैश अकाउंट का पर्पस कैश बुक सॉल्व कर देता है। अब सेकेंड बुक जो होती है आपकी, उसी में कैश बुक में सेकेंड होती है आपकी डबल कॉलम कैश बुक। सो डबल कॉलम कैश बुक में जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दो कॉलम दिख रहे हैं, एक डिस्काउंट का और एक कैश का। बात वही है कि आप लोगों का एक रिसिप्ट साइड है और एक कौन सा साइड है, पेमेंट साइड है। लेकिन इस चीज को बहुत अच्छे समझना बेटा, ये जो आपका डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट क्या है आपका, अलाउड है। ये डिस्काउंट क्या है, अलाउड है।
और ये वाला जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब मैं डबल कॉलम कैश बुक बनाता हूँ, तो डबल कॉलम कैश बुक में क्यों मुझे यहाँ पे, ऐसा जरूरी नहीं होता एक और चीज कि डबल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट और कैश है, इट में भी कैश और बैंक, इट में भी डिस्काउंट एंड बैंक, वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो वो कॉम्बिनेशन है आप लोगों का डिस्काउंट का और कैश का। तो ये जो आप देख रहे वैसे तो जब भी रिसिप्ट हुई तो रिसिप्ट साइड में, पेमेंट हुई तो पेमेंट साइड में मैं करूंगा। लेकिन जो आपको डिस्काउंट के कॉलम दिख रहे हो, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड है। ये डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट क्या है बच्चों, रिसीव्ड है। सो डिस्काउंट अलाउड आपको डेबिट करना है, डिस्काउंट और रिसीव। तो क्यों हम लोग यहाँ पे एक डिस्काउंट का भी कॉलम में यहाँ पे ऐड कर सकते हो, क्यों मैं डिस्काउंट का भी कॉलम यहाँ पे ऐड करता हूँ, उसका रीजन ये कि डिस्काउंट का कॉलम यहाँ पे ऐड करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज कि अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि हमको इन्फॉर्मेशन मिले और आसानी से ईजी हो। तो भाई मैंने कहा कि ऐसे होता है कि सपोज यहाँ पे ये मेरा कैश बुक है, ये मेरी कौन सी बुक है, कैश बुक, और ये मेरे पास ये मेरी जर्नल लगी हुई। अब मैंने कहा कि कैश के ट्रांजेक्शन मैं इसमें लिखता हूं, लेकिन जब हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं, ये क्या कैश डिस्काउंट हम रिसीव्ड होता है, तो हम लोगों को क्या होता है कि पार्टी, सपोज कैश डिस्काउंट मैंने किसी को दिया, तो आपसे मुझे 1000 रुपए लेना था, मैंने 900 रुपए लिया, 100 रुपए आपको डिस्काउंट दिया। तो अगर मैं सिंगल कॉलम कैश बुक बनाऊं तो इसमें कैश का कॉलम है, 900 रुपए इस बुक में लिख रहा हूं जो आपसे मुझको मिले। लेकिन जो डिस्काउंट मैंने आपको 100 रुपए दिया वो मैं इसमें नहीं लिख रहा हूँ, डिस्काउंट यहाँ पे लिख रहा हूँ 100 रुपए नहीं, वो डिस्काउंट को मैं जर्नल में लिख रहा हूँ जाके। तो एक ही बार वो ट्रांजेक्शन हुआ है, लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट आप कैश वाला कैश बुक में लिख रहे हो, बचा हुआ आप जर्नल में लिख रहे हो। तो हमने अपने पर्पस इसको आसान करने के लिए, क्या करते हैं हम लोग, इसको आसान करने के लिए हम लोग एक ही कैश बुक में हमने एक और कॉलम ऐड कर दिया। कौन सा कॉलम है आपका, डिस्काउंट का कॉलम। जब डिस्काउंट का कॉलम आपने कैश बुक में ऐड कर दिया तो पर्पस हमारा इजी, आसान हो जाता हमारा काम कि भाई कितना पैसा है वो भी वहीं लिखे और उसमें हमने कितना डिस्काउंट, ये बाजू वाले कॉलम में हमको पता चल जाता है। एक और चीज ख्याल रखेंगे बच्चे, इसमें हम लोग सिर्फ जो डिस्काउंट वाला कॉलम होता है उसकी सिर्फ टोटल करते और बैलेंसिंग नहीं करते। तो जो डिस्काउंट वाला कॉलम है, डिस्काउंट वाले जो कॉलम है इसकी टोटल करते बैलेंसिंग नहीं करते। तो यहां पे मैं लिख देता हूं total and transferred to the discount allowed account, discount allowed account और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। जो ऐसा भी केस है, डिस्काउंट अलाउड का डिस्काउंट अलाउ में, डिस्काउंट रिसीव का डिस्काउंट रिसीव में। अब ध्यान से सुनेंगे, हम लोग क्या करते इसको टोटल करते और आप उसको ट्रांसफर कर, इसके इन अदर वर्ड्स आप बैलेंसिंग नहीं करते। अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में शायद आते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि जो डिस्काउंट कॉलम कैश बुक में होता है उसकी हम लोग बैलेंसिंग नहीं करते। तो डिस्काउंट कॉलम की हम लोग बैलेंसिंग क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्काउंट कॉलम की इसलिए बैलेंसिंग नहीं करते हम लोग। टोटल, जैसे आपने यहाँ पे जो टोटल लिखे, ये टोटल डिस्काउंट अलाउड अकाउंट जो आपने लेजर वाली स्टेज पे बनाया वहां पे लिख देंगे, और जो डिस्काउंट यहाँ पे रिसीव्ड है, जो लेजर वाली स्टेज में जो आपने डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाया वहां पे जाके आप इसको लिख देंगे। तो ऐसा क्यों होता है सर कि हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव की बैलेंसिंग नहीं करते? आप इस चीज को समझना, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड पहले तो एक नॉमिनल अकाउंट है, और अकाउंटिंग जब मैं करता हूं तो मेरा पर्पस ये होता है कि मुझे इंफॉर्मेशन जितनी बेहतर मिले उतना अच्छा है। अगर मैं इसकी बैलेंसिंग कर दूं तो एक कॉलम में मेरा डिस्काउंट अलाउड का और एक कॉलम में मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड का, तो मैं बैलेंसिंग कर दूं अगर, और इस बैलेंस को मैं अगर लेजर में ले जाओ, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस में जाएगा, तो बैलेंस तो मेरे तो फाइनल अकाउंट में नेट इफेक्ट दिखेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं ऐसा क्यों करा जाता है। टोटल करके टोटल मान लिखते हैं, बैलेंसिंग नहीं करते। क्यों? मैं कहता हूं कि सपोज डिस्काउंट अलाउड 10 है और डिस्काउंट रिसीव्ड 6 है, तो मैंने डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे ये डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे मैंने लिखा, डिस्काउंट अलाउड मैंने यहाँ पे 10 लिखा और डिस्काउंट रिसीव्ड मैंने 6। मैंने बैलेंसिंग नहीं किया, तो डिस्काउंट अलाउड को मैंने कितना लिखा 10 और डिस्काउंट रिसीव्ड को मैंने कितना लिखा 6। अगर मैं बैलेंसिंग कर दूं तो ये मेरा बैलेंस यहाँ पे आता है 4। आप खुद सोचिए, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हो फाइनल अकाउंट में, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको वहां पे 4 डिस्काउंट अलाउड दिखेगा, डिस्काउंट नेट इफेक्ट दिखेंगे 4 डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि वो ज्यादा डेबिट बैलेंस आ रहा है। लेकिन क्या अकाउंटिंग जो पर्पस मेरा होता है कि मुझे इंफॉर्मेशन मिले, वो पर्पस यहाँ पे क्या फुलफिल होता है क्या? मैं तो अच्छी ज्यादा इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ कि डिस्काउंट अलाउड कितना था और डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हुआ। सो दोनों को मैं अलग अलग देखना चाहूंगा कि डिस्काउंट अलाउड कितना और डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है।
तो अगर नेट इफेक्ट दे दोगे तो पर्पस खत्म हो जाएगा, मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलेगी कि डिस्काउंट अलाउड, नेट इफेक्ट सेम आएगा, नेट प्रॉफिट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन मेरे को इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिलेगी। इसीलिए हम क्या करते, इन अकाउंट्स को टोटल करते और टोटल हम लेजर में जो हमने रिस्पेक्टिव अकाउंट बनाएंगे वो टोटल वहां पे डिस्काउंट अलाउ का डेबिट बैलेंस है वहां डेबिट में लिख देंगे, इसका क्रेडिट बैलेंस है वहां पे क्रेडिट में लिख देंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बैलेंसिंग हम इसकी नहीं करते, ये मैंने आपको बताया क्यों। और जो रियल अकाउंट होते हैं जैसे कि हमारा कैश का जो कॉलम है उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। और जो कैश वाला कॉलम है हमारा कैश अकाउंट का ही पर्पस सॉल्व करता है, तो हम लोगों को कैश बुक बनाने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आप देख सकते हो यहाँ पे कि 3 आपके कॉलम है, एक डिस्काउंट है, एक कैश है और एक बैंक है। तो आप लोग की जब भी रिसिप्ट हुई, तो जब भी ये रिसिप्ट हुई तो आपने ये 2 है, ये जो ना कैश और बैंक, ये रिसिप्ट हुई, जब रिसिप्ट हुई तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ पर आपको रिसिप्ट साइड में यहाँ पे डेबिट करेंगे, और जब भी आपकी पेमेंट हुई तो आप इसको यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे पेमेंट बता देंगे। अब कई लोग समझते हैं कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड है, वैसे तो रिवीजन बैच है लेकिन मैं आपको शॉर्ट में से कह देता हूँ। डिस्काउंट अलाउड को कई लोगों को ऐसा इंटरप्रिटेशन करते हैं जो कि गलत इंटरप्रिटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं को आपसे 1000 रुपये लेना था, मैंने आपसे 900 रुपये लिया और आपको 100 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो मैंने आपको डिस्काउंट दिया, तो कई लोग बोलते हैं कि सर डिस्काउंट आपने किसी को दिए तो वो तो रिसीवर हो गया, तो वो पार्टी को डेबिट क्यों नहीं करते। आप समझ रहे हो, गलत इंटरप्रिटेशन होता है। क्या गलत होता है मैं कह रहा हूँ, सही मैं बताता हूँ क्या होगा। तो सपोज आपसे मुझे 1000 रुपये लेना था, मैंने आपसे 900 रुपये लिया, तो कैश अकाउंट डेबिट किया, कैश अकाउंट डेबिट तो आपका जो भी नाम है एबीसी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एबीसी अकाउंट मैंने करा। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, मैंने आपको 100 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो मेरा डिस्काउंट इज एक्सपेंस सॉरी डिस्काउंट इज एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। तो डिस्काउंट अलाउड को मैंने क्या करा, डेबिट करा। लेकिन 2 मैंने एबीसी अकाउंट करा, तो कई बच्चे सोचते सर एबीसी को क्यों आपने क्रेडिट करे, एक्चुअल में तो आपने उसको डिस्काउंट दिया, वो रिसीवर, ऐसा इंटरप्रेट करते हो, गलत चीज होती है। एक्चुअल में आपने मेरे को बेनिफिट दिए, कौन सा बेनिफिट दिया आपने मेरे को, आपने मेरे को 900 रुपए की कैश दिए तो आप गिवर हुए। एट द सेम टाइम आपने मेरे को एक और 100 रुपए का बेनिफिट दी, तो मैंने सोचा कौन सा बेनिफिट दी, आपने मुझे अर्ली पेमेंट दी, और उसके बदले अर्ली पेमेंट आपने दी, एक बेनिफिट दी अर्ली पेमेंट, उसके बदले में मैंने डिस्काउंट दिया गया, तो आपने अर्ली पेमेंट दी, तो आप गिवर ऑफ अर्ली पेमेंट हो, द गिवर ऑफ बेनिफिट हो आप, तो आप गिवर ऑफ बेनिफिट हो, इसीलिए आपको ही क्रेडिट कर रहे हैं, आप गिवर ही हो, गिवर ऑफ बेनिफिट हो बेटा। तो एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट 900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 टू गिवर ऑफ कैश एंड बेनिफिट, दैट इज एबीसी 1000। ये इसका एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है इसका। एनीवेज, तो आपने ये जो डिस्काउंट होता है, ये डिस्काउंट क्या होता है बच्चों, ये डिस्काउंट आपका होता है एक ये वाला, यहाँ पे आपको अलाउड लिखना होता है, और ये डिस्काउंट जो होता है ये डिस्काउंट आपका रिसीव्ड होता है। तो डिस्काउंट अलाउड अगर आपने लिख लिए, डिस्काउंट अलाउ की जो टोटल है वो आप करेंगे, और मगर उसको आप बैलेंसिंग नहीं करेंगे, बैलेंसिंग आप नहीं करेंगे। डिस्काउंट अलाउड हो गया, डिस्काउंट उसका बैलेंसिंग नहीं करेंगे, जैसे ऊपर बताए, इसको आप यहाँ पे टोटल लिख देंगे, टोटल आप इसको लिख देंगे। एक और चीज बेटा, एक कॉन्ट्रा एंट्री को भी समझना, आपको पता है जब भी कैश बुक में रिसिप्ट और पेमेंट साइड में कोई पेमेंट, दोनों साइड में आ रही, रिसिप्ट में भी आ रही, पेमेंट में भी आ रही, वो बात अलग है कि एक साइड में कैश में आई तो दूसरी साइड, एक साइड में कैश कॉलम में आई तो दूसरी साइड में बैंक कॉलम में, इट मे हैव, इट ऐसा होगा, एक साइड में बैंक तो दूसरे में कैश, एक साइड में कैश तो दूसरी साइड में बैंक। तो ये हो सकता है कि रिसिप्ट साइड में कैश तो पेमेंट साइड में बैंक, रिसिप्ट साइड में बैंक तो पेमेंट साइड में कैश, इट मे हैपन। लेकिन आप इसे, हम एक ही कैश बुक में जब रिसिप्ट और पेमेंट साइड में लिख रहे, कॉलम अलग अलग है, कैश और बैंक कॉलम अलग अलग है, लेकिन रिसिप्ट और पेमेंट में आप लिख रहे तो हम उसे कहते हैं, उसको हम बुलाते हैं कॉन्ट्रा के नाम से। किस नाम से हम बुलाते हैं उस एंट्री को, हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री। तो मैं आपसे कहता हूं सपोज कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, मैंने कैश बैंक से विड्रॉ किया, तो मेरे पास क्या है बच्चों, कैश बैंक से विड्रॉ किया, तो कैश में मेरे पास 5 आए क्योंकि वो रिसिप्ट है 5 की, और मैंने क्या बैंक से 5 गए, तो मैंने यहाँ पे बैंक से 5 गए, मेरे यहाँ से बैंक से 5 गए यहाँ पे, तो क्या हुआ आपका, यहाँ पे देखो आप, इसे कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रा, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री में इस तरह सी लिख दिया जाता है कि रिसिप्ट और पेमेंट दोनों में वो आया। वो बात अलग है कि एक कैश के कॉलम में और एक कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में है। अब मैं आता हूं यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे एक और इससे इंपॉर्टेंट जो चीज मेरे को आपको कहना है रिलेटेड टू ट्रिपल कॉलम कैश बुक, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपसे कहना है कि अगर आपको कोई चेक जिस दिन मिला और उसी दिन आपने बैंक में जमा करा दिए तो बैंक को आप रिसिप्ट बताओगे, मगर कोई चेक मुझे आज मिला और आज ही मैंने उसको बैंक में नहीं जमा करा, तो वो चेक को हम ऐसा मानेंगे जैसे कि हमको क्या मिली, कैश मिली,
और जिस दिन भी वो चेक फिर आप बैंक में जमा कराओगे तो ऐसा मानेंगे जैसे कि कैश को बैंक में जमा कराए। जिस दिन मिली उसी दिन बैंक में जमा करा दी तो बैंक को रिसिप्ट बताएंगे। लेकिन जिस दिन मिली आपने उस दिन बैंक में चेक को जमा नहीं कराए तो चेक को ऐसा मानेंगे जैसे कि मुझे क्या मिली बच्चों, कैश मिली। और जिस दिन मैं उस चेक को बैंक में जमा कराऊंगा तो ऐसा मानेंगे जैसे कैश को मैंने बैंक में जमा करा। तो इस पे मैं आप लोगों को एक नोट लिख देता हूं, एक नोट लिख देता हूं मैं। ओके, चेक received but not deposited in bank on same day is to be shown such amount as cash, and when the same is deposited in bank, then cash account is credited, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, पेमेंट साइड, and bank account is debited, that is receipt side. रिसिप्ट साइड। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर उसी दिन जिस दिन कैश मिली उसी दिन जमा करा दे, जैसे कि हमने क्या करे जिस दिन चेक मिला और उसी दिन जमा करे तो बैंक में रिसिप्ट साइड बताएंगे। लेकिन चेक मिला उस दिन नहीं जमा कराए तो हम लोग पहले इसको ऐसा मानेंगे जैसे कैश रिसिप्ट हुई, और बाद में जब भी आपने जमा करा ऐसा मानेंगे जैसे कैश को हमने बैंक में जमा करा। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको नीचे दे दिया। अब आपकी जो 4th नंबर की जो बुक होती है वो कौन सी बुक है आप लोगों की, वो आप लोगों की पेटी कैश बुक। तो हमने देखी एक डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, और फिर उसके बाद आपकी ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और उसके बाद फिर आपकी पेटी कैश बुक। सो ये पेटी कैश बुक क्या होती है कि देखो भाई सीनियर अकाउंटेंट है कोई, ओके तो मैं कहता हूं कि आप सीनियर अकाउंटेंट हो और आपके ऑफिस, आप क्या होता है कि हर छोटे मोटे खर्चों के लिए आपके पास कोई भी ऑफिस में सब आ जाए, सर चाय का बिल आया 10 रुपए का, न्यूज़पेपर का बिल है 7 रुपये 50 पैसे का, है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। फिर बोले कि मेरे को बस से वहां पे जाना है, 20 रुपए की टिकट है, 20 रुपए मेरे को दो। ठीक है, छोटे मोटे कन्वेंस के लिए आपने मांग रही है ना, वो कूली चार्जेस दे दो, लोडिंग का चार्जेस दे दो 20-30 रुपए, तो आप परेशान हो गए क्योंकि आप तो सीनियर अकाउंटेंट। तो आप परेशान हो गए और आप कहने लगे कि नहीं 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 सर, नहीं नहीं नहीं, आप परेशान होने लगे कि कितने लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि छोटे छोटे पे ये पैसा हो तो मेरे को बहुत हेडेक होता है। या आप कोई कुछ काम के लिए आप बाहर जा रहे हो तो आपने बोला क्या है, छोटी छोटी चीजों के लिए इतने कॉल आते, तो आपने अपने ऑफिस में क्या करे, जूनियर अकाउंटेंट को आपने क्या करे बच्चों, जूनियर अकाउंटेंट को क्या करे कि आपने बोले कि भाई साहब अब तुम ही संभालो, मेरे से संभल नहीं रहा, अब आप तुम ही संभालो, मेरे से नहीं, आई मीन टू से छोटे छोटे खर्चे आप देखो तो मैं आपको कुछ पैसा देता हूँ, आप अपने पास ये पैसा रखना, अपने पास ये पैसा रखना, और जब भी क्या हो छोटे मोटे खर्चे हो तुम ही संभाल लेना, मेरे को हिसाब दे देना। फॉर एग्जाम्पल हमने जूनियर अकाउंटेंट को, बेटा यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट को फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 500 रुपये उसको दिया रिसिप्ट हुई। अब उसने क्या करा यहाँ पे खर्चा किया, पेमेंट का 10 रुपये, आपके कूली चार्जेस, कार्टेज कूली चार्जेस, फिर आपने उसने 20 रुपये आपके पोस्टेज के लिए किया, ऑफिस एक्सपेंस के छोटे छोटे 30 रुपये करा, 50 रुपये स्टेशनरी के, ऐसे छोटे छोटे खर्चे किया। तो एक्चुअल में इसने टोटल खर्चे अगर मैं बोलूँ तो इसको 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 और 50 110, 110 रुपये खर्चा किया। तो मैंने कहा भाई साहब, वो मेरे पास एक हफ्ते बाद आया, मैंने कहा कितने खर्चा किए, मैंने तुमको 500 रुपये दिए, तो वो बोले कि सर मैंने इस तरह कुछ 4 खर्चे ऐसे कोई किया हो मैंने, तो उसे 4 खर्चों का हिसाब दिया कि 110 रुपये खर्च के, मैंने कहा मैंने तुमको 500 रुपये दिया, तो बोले हाँ सर 500 रुपये 500 रुपये आपने दिए थे। तो एक होता है आपका इम्प्रेस सिस्टम। व्हाट डू मीन बाय इम्प्रेस सिस्टम? इम्प्रेस सिस्टम का मतलब होता है कि मैंने सोचा कि मैं मेंटेन करके रखूंगा, 500 रुपये तुम्हारे पास रहना चाहिए। तो क्या हुआ यहाँ पे 500 रुपये मैंने कहा कि आपके पास रहना चाहिए, लेकिन आपने 110 रुपये खर्चा कर दिए। तो इम्प्रेस सिस्टम जो होता है आपका, इम्प्रेस सिस्टम में जितना अपन ने उसने खर्च किया है, जितना उसने खर्च किया, जैसे इस एग्जाम्पल में यहाँ पे 110 रुपये खर्च किया, तो मैं उसको 110 रुपये वापस दे दूंगा, फिर से दूंगा। तो 110 रुपये जब उसको दूंगा तो वापस वो 500 पे आ जाए। क्यों? क्योंकि 500 में से 110 खर्च किए, तो 110 में और 110 दे दो, फिर से 500 पे आएगा। तो दिस इज इम्प्रेस सिस्टम, वो मेंटेन करके रखते हैं उसको। फिर एक हफ्ते बाद आया, उसने बोला कि
सीनियर सर मेरे 300 रुपए खर्च हुए, तो 500 में से 300 खर्च हुए तो 200 बचे, 500 में से 300 खर्च हुए तो 200 बचे। फिर मैं क्या करूंगा, उसको 300 रुपए और दे दूंगा, फिर वो 500 पे आ जाएगा। दिस इज इम्प्रेस सिस्टम। तो मेंटेन है, तो जो भी एक्सपेंसेस आपने इनकर्ड उसने खर्च किया, उसको अपन उतना कैश और देते तो बराबर उतने अमाउंट पे जो पहले तो उतने पे मेंटेन रहता है। तो ये हम लोगों ने बात की बेटा कि जो हमारी रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे कौन कौन सी चीजें होती है हमारी, कि हमने देखी कि जर्नल कैसे बनता है और मैंने कैश बुक के बारे में डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पे इसके अलावा जो अदर सब्सिडियरी बुक भी एक होती है, वो अदर सब्सिडियरी बुक मतलब मैंने कहा कि मैं ये जर्नल मेंटेन करता हूँ, फिर मैंने कहा कि मैं ये कैश बुक मेंटेन कर रहा हूँ, और फिर मैंने कहा कि इसके अलावा एक और, अब तीसरी बुक मेरे पास है नहीं यहाँ पे, मैंने कहा कि एक और बुक यहाँ पे, ठीक है अभी 2 क्लासेस चलती है इंटर फाउंडेशन तो उनकी बुक है अभी, एनीवेज तो एक और बुक मैंने कहा कि मैंने एक और बुक मेंटेन करना चाहा, और बुक का नाम क्या रखा मैंने वो बुक का नाम रखा अदर सब्सिडियरी बुक। तो अदर सब्सिडियरी बुक में मैंने कहा कि जो भी खर्चे मेरे होते हैं सॉरी, अदर सब्सिडियरी बुक भी अलग अलग तरह की होती है। एक होती है परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक। तो मैंने कहा कि एक और बुक मैं मेंटेन करता हूं, एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूं, मैंने एक जर्नल रखा और एक दूसरा कौन सा रखा बेटा यहाँ पे, एक मैंने जर्नल रखा और दूसरा मैंने यहाँ पे रखा कैश बुक। एक तीसरा एग्जाम्पल में समझाने का, तीसरी और एक बुक मेरे पास है, तीसरी बुक मैंने यहाँ पे रखा कि मैंने कहा कि तीसरी बुक, इस बुक का नाम है मैंने रखा परचेज बुक। तो मैंने कहा कि कैश ट्रांजेक्शन मेरे कैश बुक में आ जा रहे, और मगर मैंने कहा कि मैं अदर सब्सिडियरी बुक में, अभी मैं परचेज बुक की बात कर रहा हूं, या चलो ठीक है परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक, ये बुक अलग अलग सब्सिडियरी बुक जो मैं मेंटेन कर रहा हूं। दो चीज ख्याल रखना, दो चीज फुलफिल होना चाहिए। एक चीज आपकी ये फुलफिल होना चाहिए कि आप लोग, एक चीज मैंने कहा कि ये फुलफिल होना चाहिए कि उसमें आपके क्रेडिट ट्रांजेक्शन आना चाहिए। कौन से ट्रांजेक्शन आना चाहिए बेटा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन आना चाहिए। और दूसरी चीज मैंने एक चीज कहा कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन आना चाहिए, और दूसरी चीज मैंने आपसे कहा इट शुड बी गुड्स। तो आपने जो क्रेडिट, पहली चीज समझ, ये जो भी आपके अदर सब्सिडियरी बुक है बेटा, जो भी आपकी अदर सब्सिडियरी बुक है, सो मैंने आपसे क्या कहा कि इस सब्सिडियरी बुक में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन आएंगे। परचेज बुक है तो क्रेडिट परचेज आएंगे, सेल्स बुक है तो क्रेडिट सेल्स आएंगे, परचेज रिटर्न बुक है या सेल्स रिटर्न बुक है तो जो क्रेडिट परचेज रिटर्न हुए, जो क्रेडिट में जो बेचे तो सेल्स रिटर्न हुए, तो वो पर्टिकुलर बुक में आएंगे। पहली चीज क्रेडिट ट्रांजेक्शन होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन जो है यहाँ पे वो है कि दैट शुड बी गुड्स होना चाहिए। उसमें अगर फर्नीचर परचेज किया तो वो ये अदर सब्सिडियरी बुक में नहीं आएंगे, अदर सब्सिडियरी बुक में वो नहीं आएंगे। तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड एट द सेम टाइम दैट शुड बी फॉर गुड्स ओनली, गुड्स याद रखना, गुड्स के लिए सिर्फ। तो चलो अपन एक एक डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे मैंने एक पहले कहा कि मैंने परचेज बुक, तो मेरे पास कोई परचेज बुक है, सपोज हाथ में परचेज बुक है, तो मैंने कहा इस परचेज बुक में बेटे कि मेरे जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट परचेज होंगे वही मैं इस परचेज बुक में लिखूंगा। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये परचेज बुक, 3 पार्टी हमारी ए बी सी, कितनी पार्टी हमारी, 3 पार्टी ए बी सी। तो मैंने यहाँ पे कहा ए बी सी, मेरी यहाँ पे 3 पार्टी बेटा, 3 पार्टी ए बी और सी है। तो मैंने ए को ये 10,000 सपोज ए से परचेज किया उधारी में 10,000, बी से परचेज किया उधारी में 8,000 और सी से परचेज किया उधारी में 4,000। तो 3 पार्टी से मैंने उधारी में 10,000, 8,000, 4,000 उधारी में 3 पार्टी इस तरीके से परचेज किया। तो क्रेडिट परचेज है तो मेरे कौन से बुक में, परचेज बुक में। अब दिमाग एकदम ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाना आपने। मैंने कहा अगर मैंने क्रेडिट परचेज किया तो वो परचेज बुक में आ रहा है, अगर कैश परचेज करता तो वो कैश बुक में आता, और अगर मैंने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट में, तो वो तो यहाँ पे अदर सब्सिडियरी बुक में, परचेज बुक में नहीं आ सकता, क्योंकि आपने गुड्स नहीं परचेज करे, आपने फर्नीचर परचेज करे और वो भी उधारी में, तो दैट विल कम अंडर जर्नल। तो आपको ये देखना है कि ट्रांजेक्शन जो थे कौन सी बुक में आते हैं। तो अगर आपने अगर यहाँ पे क्रेडिट परचेज करे और गुड्स परचेज करे तो ही परचेज बुक में आता है। अच्छा अगर कैश परचेज होता तो कैश बुक में आता, अगर गुड्स के अलावा कुछ और परचेज करता, एग्जाम्पल फर्नीचर परचेज किया, तो वो मेरी जर्नल में आएंगी। जब तीनों बुक मेंटेन करो जब इस तरह होता है। तो मैंने कहा 3 पार्टी थी हमारी ए बी और सी, कितनी पार्टी थी हमारी ए बी और सी, ये 3 पार्टी यहाँ पर थी। सो मैंने कहा कि 3 ये सप्लाई, इनसे मैंने परचेज किया, तो 10,000, 8,000, 4,000 टोटल कितना 22,000। तो ये हो गया कि इस तरीके से आप क्रेडिट परचेज को यहाँ पे लिखते परचेज बुक में, और ट्रेड डिस्काउंट रहा तो ट्रेड डिस्काउंट से माइनस करके आउटर कॉलम पे जो अमाउंट आता है वो लिखते। तो हम अभी क्वेश्चंस में भी आई थिंक कोई बुक है, कोई एग्जामिनेशन में आया तो अपन वहां पे भी बात होंगी। लेकिन इसकी पोस्टिंग कैसे करते, लेजर जो ये तो रिकॉर्डिंग हुई, ये तो अदर सब्सिडियरी बुक तो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे आया, मुझे इसकी पोस्टिंग कैसे करा, मैंने क्या कहा आपसे, मुझे इसकी पोस्टिंग कैसे करूंगा। बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप मेरे को बताइए, यहाँ पर ये बेटा ये आपने लिखे 10,000, 8,000 और ये 4,000, तो टोटल कितना हो 22,000। तो ये 22,000 परचेज बुक की टोटल है। परचेज बुक और परचेज अकाउंट दो अलग चीज होती है। परचेज बुक जो होती है वो आपकी
परचेज बुक जो थी रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में आती है, जो परचेज अकाउंट होता है वो लेजर वाली स्टेज में आता है। तो परचेज बुक की जो 22,000 रुपए की टोटल हुई बेटा, तो मेरे को एक बात बताओ, परचेज अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, बिकॉज परचेज इज एक्सपेंस, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट एंड ऑल नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। तो ये जो 22,000 रुपए हमारे हुए, ये 22,000 रुपए कहां पर जाएंगे, 22,000 रुपीज कहां पर जाएंगे, 22,000 रुपए मैंने परचेज अकाउंट में जो लेजर वाली स्टेज पे, लेजर वाली स्टेज पे ये जो 22,000 रुपए, ये लेजर वाली स्टेज पे 22,000 मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट में लिखा, और ये बताया कि परचेज में ये 22,000 रुपए कहां से है, तो वहां पे लिखा ये परचेज बुक से आया। परचेज बुक अगर मुझे डिटेल चाहिए कि 22,000 कैसे आया, तो मैं परचेज अकाउंट परचेज बुक में गया, वहां पे लिखा कि देखा मैंने कि ए से परचेज की 10,000 से, बी से परचेज की 8,000 से, और सी से परचेज करे 4,000 से। तो मैंने वहां पे परचेज बुक में जाके देखा, परचेज बुक में जाके देखा कि मैंने पार्टीज के नाम, मुझे डिटेल पता चला, और ये टोटल देखो, टोटल विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। द लॉजिक is very simple. Purchase is expense, expense deal by nominal account, and nominal account से all expense should be debited. That's why यहाँ पे purchase account का total मैंने कर दिया. But what entry do we pass? Suppose अगर मैं बुक नहीं बनाता और मैं जर्नल में लिखता, what entry do we pass? We pass entry purchase account debit to creditor account. It means the party should be credited because the party is a giver here. So entry is purchase account debited to party account. The party is giver here. So I will go to party account, A account, B account, and C account, and I will credit to individual party to their respective amount. You can see here on the A we have purchased the amount of rupees 10. We have purchased the goods of rupees 10,000 from A. So A should be credited by rupees 10,000, 10,000. B should be 8,000 and C should be 4,000. So you can see here we are debited to purchase account by rupees 22,000 and we are credited to respective party account by their individual amount. So what happened here? When we prepare a purchase book, we do the total. Whatever the total comes, we write on the debit side of the purchase account because purchase is expense. Expense deal by nominal account, and nominal account so all expense should be debited. And here the party is the giver. Party is a person. Person deal by personal account. Personal account से debit the receiver, credit the giver. So that respective party account will be credited here. So यहाँ पे आपने देखे कि मैंने purchase account को क्या किया, डेबिट किया, मगर ये टोटल डेबिट कर दिया। परचेज बुक से जो टोटल है वो यहाँ पे डेबिट करा, और मैं पर्टिकुलर वहां पे अगर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि मेरे टोटल कहां कैसे आई है, तो यू कैन गो टू परचेज बुक एंड यू कैन सी देयर फ्रॉम ए 10,000, फ्रॉम बी 8,000, फ्रॉम सी 4,000। इस तरीके से पार्टी के अकाउंट से हम वो टोटल उस रिस्पेक्टिव पार्टीज हमने परचेज किए। अब उसी तरह अगर मैं नीचे देखूं कि परचेज रिटर्न बुक के बारे में बात करूं, तो ऑब्वियसली परचेज रिटर्न इज द रिवर्सल ऑफ परचेज। आपने जो परचेज करे उसका रिवर्सल हो रहा है, पूरे परचेज का नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी आपने गुड्स रिटर्न करे उतने का रिवर्सल हो रहा है। गुड्स रिटर्न होने के क्या रीजन हो सकते हैं? गुड्स रिटर्न होने के रीजन हो सकते हैं कि जो आपने गुड्स बुलाए वो डैमेज गुड्स है, जो आपने गुड्स बुलाए वो एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं था, जो आपने बुलाए थे एक्चुअल में वो गुड्स ये नहीं थे, तो जो स्पेसिफिकेशन एज पर स्पेसिफिकेशन भी वो नहीं था, तो आपने गुड्स को वापस करना चाहा। तो आप जब भी कोई ओरिजिनल एंट्री को कैंसिल करते तो उसको हम लोग क्या करते, उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे रिवर्स करते। रिवर्स करना है मतलब मैंने पहले एंट्री पास किया परचेज करते हुए, परचेज वो बात अलग है, जर्नल नहीं बना आपने सब परचेज बुक में लेके, लेकिन व्हाट एंट्री डू वी पास जनरली, नॉट जनरली, व्हाट एंट्री डू वी पास व्हेन वी परचेज गुड, वी पास एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। व्हाट अ रिवर्सल ऑफ दिस एंट्री, दैट विल बी पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लेकिन हम लोग क्या करते बेटा, परचेज टू परचेज नहीं लिखते, क्योंकि अकाउंटिंग का हमारा पर्पज ये होता है, अकाउंटिंग करने का हमारा पर्पज ये होता है कि हमारे पास अकाउंटिंग करने का पर्पज है कि हमको इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा मिले। अब मैं आपको रीजन जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं बता रहा हूं कि परचेज रिटर्न अकाउंट क्यों बनाते, कि परचेज अकाउंट बनाते जब उसी का रिवर्सल हो रहा है कुछ पार्ट का, तो परचेज अकाउंट में एडजस्ट करो। तो हम लोग क्यों परचेज रिटर्न अकाउंट बनाते, द रीजन इज दैट परचेज रिटर्न अकाउंट हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारा अकाउंटिंग करने का पर्पज ये होता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले। तो भाई मैंने कहा कि मुझे ये पता चलना चाहिए कि परचेज कितना हुआ और रिटर्न गुड्स कितना हुआ, तो इसीलिए हम लोग परचेज रिटर्न अकाउंट बनाते। आप जब आपने फाइनल अकाउंट बनाते, आपको याद होगा कि फाइनल अकाउंट में आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज लिखते हो और परचेज रिटर्न उसमें से क्या करते हो, आप उसमें से परचेज रिटर्न माइनस करते हो। तो जब परचेज रिटर्न आप उसमें से माइनस करते हो तो क्या, क्यों माइनस तो करते, लेकिन वो चाहते तो डायरेक्ट आप परचेज अकाउंट में भी एडजस्ट कर सकते थे पहले, लेकिन आप नहीं करते क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलती कि परचेज इतना था और परचेज रिटर्न इतना हुआ। तो इसीलिए आप परचेज रिटर्न अकाउंट एक सेपरेट अकाउंट बनाते ताकि हमको इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिले। तो परचेज रिटर्न एक रिवर्सल होता है एक परचेज का, परचेज की एंट्री पास करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, रिवर्सल के वक्त एंट्री पास करते क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। वी प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे मैंने देखा कि ये जो आपने जिनको रिटर्न करे, परचेज रिटर्न करे, तो हमने ए को रिटर्न करे 1,000 का, बी को रिटर्न करे 1,500 का, और सी को रिटर्न कितना का करे हमने, सी को रिटर्न करे हमने कितना 500 का। तो तीन पार्टी को अपन ने यहाँ पे रिटर्न करे, ए
ए को 1000 का, बी को 1500 का, सी को 500 का। तो 3 पार्टी को आपने यहाँ पे रिटर्न करे। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से आप सुनेंगे। तो जब इन पार्टीज को मैंने यहाँ पे रिटर्न किया, जब इन पार्टीज को मैंने यहाँ पे रिटर्न किया, तो क्या चीज हुई आप लोगों की यहाँ पे, जब ये पार्टीज को हमने रिटर्न की यहाँ पे, तो ये परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये जो टोटल आई 3000 रुपए, स्क्रीन पे देखो, ये जो 3000 रुपए टोटल आई, इसको आपने परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेके, इसको क्या करे आपने, परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेके, जो टोटल आई आपकी 3000 रुपए, ये जो टोटल आई आपकी 3000 रुपए, उसको आपने परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखे, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब उसी तरह पार्टी को हमने देखी, टोटल देखो यहाँ पे, टोटल विल बी क्रेडिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट, दिस टोटल विल बी क्रेडिटेड, दिस टोटल विल बी क्रेडिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट को आपने क्या करे, यहाँ पे क्रेडिट करे। उसी तरह बेटा यहाँ पे मैं कहता हूँ ये जो आपके ये क्रेडिट करेगी, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन ये पर्टिकुलर जो पार्टी है, ये पर्टिकुलर जो पार्टी, इन पर्टिकुलर पार्टी को आप क्या करते, डेबिट करते हो। तब डेबिट क्यों करते, क्योंकि रिसीवर, हमने उनको गुड्स दी तो रिसीवर है। तो यहां से लेजर से जब आप रिकॉर्डिंग से, सब्सिडरी बुक से जब आप लेजर में लिखते हो, उसको पोस्टिंग कहते हैं। तो पोस्टिंग कैसे करते वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो ये रिस्पेक्टिव पार्टी, ए अकाउंट को डेबिट करूंगा 1000 से, बी को डेबिट करूंगा 1500 से, और सी को डेबिट करूंगा मैं 500 से। तो रिस्पेक्टिव जो पार्टी में उनको डेबिट करूंगा। तो इस तरीके से हम लोग पोस्टिंग करते हैं जो सब्सिडरी बुक है, परचेज रिटर्न बुक। तो जो परचेज रिटर्न बुक की जो टोटल होती है, वो परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और जो रिस्पेक्टिव पार्टी है आप लोगों की, उनके अकाउंट को क्या करते हैं, लेजर वाली स्टेज में डेबिट करते हैं। तो इस तरीके से हम परचेज रिटर्न बुक से बनाते हैं, और इसकी पोस्टिंग हम लोग कहां पे करते, हम लोग किस तरीके से उसकी पोस्टिंग लेजर वाली स्टेज पे करते। अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज सेल्स बुक। अब सेल्स बुक की अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं, तो सेल्स बुक हमारे लिए, सेल्स बुक में वो दो चीज वही है कि गुड्स हमने सेल करना चाहिए, और दैट शुड बी क्रेडिट, क्रेडिट में करना चाहिए, और गुड्स करना चाहिए। गुड्स हमने क्या करे यहाँ पे कि गुड्स मैंने बेचा, क्या करा, गुड्स बेचना चाहिए, और किस में बेचना चाहिए, क्रेडिट में, उधारी में बेचना चाहिए। ये दो चीज हमको अच्छे से ख्याल में रखना है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे 3 पार्टी को सेल किया, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड को, इनको सेल्स किया 10,000, 12,000 और 8,000, तो टोटल हो गए 30,000। तो सेल्स इज इनकम, इनकम डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड। तो मैंने क्या करा, सेल्स अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करा, कि सेल्स अकाउंट को 10,000, 12,000 और 8,000, टोटल इज 30। तो यहाँ पे ये 30 होना चाहिए, ठीक है, 30,000। ओके, सो ये 30,000 रुपीज से क्या किया मैंने यहाँ पे उसको क्रेडिट किया। लेकिन कोई पार्टी थी, वो रिसीवर थे, तो जो पार्टी थी एक्स वाई जेड, 10,000 से एक्स को डेबिट किया, वाई को 12,000 से डेबिट किया, और जेड को कितने से 8,000 से डेबिट किया। तो जो पार्टी रिसीवर थे, उस पार्टी को अपन ने क्या करे बच्चों, यहाँ पे डेबिट करे, क्योंकि रिसीवर और हमारी इनकम है, इनकम डील्स बाय नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड। तो ये जो टोटल आपकी 30,000 रुपीज आई, ये टोटल आपने 30,000 रुपीज सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिए। इतना आपको समझ में आया। ये 30,000 आपने क्या करे, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने उसको लिख दी। तो इस तरीके से सेल्स बुक बनाई जाती है, और सेल्स बुक में से पोस्टिंग इस तरीके से हम लोग लेजर में करते। अब उसके बाद यहाँ पे आपकी जो फोर्थ बुक है, दैट इज सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न इज नथिंग बट द रिवर्सल ऑफ सेल्स, व्हाट एंट्री वी पास फॉर सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो द रिवर्सल ऑफ दिस एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बट we create a separate account, we call it sales return account to get more information. So entry will be sales return account debited to debtors account. तो जब आप सेल, आप जर्नल नहीं बना रहे हो, आपने सब्सिडरी बुक बनाए, तो सब्सिडरी बुक में आपने 3 पार्टी लिखे एक्स वाई जेड, इनको, इनसे सेल्स रिटर्न हुआ 1000, 1200, 1300। तो आप मेरे को बताओ बेटा कि जो 2500 रुपए जो आपकी टोटल है, सेल्स का अगर क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स रिटर्न का आपका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो ये जो आपकी टोटल 2500 आई, आपने सेल्स रिटर्न अकाउंट के, ये जो 2500 आपकी जो टोटल है, आपने क्या करे, 2500 जो आपकी टोटल है सेल्स रिटर्न अकाउंट के आपने डेबिट साइड में लेके, क्योंकि वो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करे, आपने टोटल यहां लिखते हो। जो रिस्पेक्टिव पार्टी रहती है 1000, 1200 और 1300, रिस्पेक्टिव पार्टी जो रहती है उनके अकाउंट को क्या करते हैं अपन, क्रेडिट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 1000 से क्रेडिट करे, ये 1200 से क्रेडिट करे, और ये 300 से क्या करे, क्रेडिट, क्योंकि सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न टू डेटर्स अकाउंट, वो पार्टीज को क्रेडिट करते हैं, इसलिए आपने इनके अकाउंट को क्या करें यहाँ पे क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न को, जो सेल्स रिटर्न बुक की जो टोटल है उसको आपने यहाँ पे लिख दिए। ओके, तो इतनी चीजें आपको समझ में आई। अब उसके बाद हमने देखे, जब अकाउंटिंग साइकिल की जब हम लोगों ने यहाँ पे बात की है बच्चों, अकाउंटिंग साइकिल की जब यहाँ पे हम लोगों ने बात की, एक सेकेंड कहाँ गया भाई, हाँ, अकाउंटिंग साइकिल की जब हम लोगों ने बात की, तो अभी हमने
रिकॉर्डिंग देखे, रिकॉर्डिंग में हमने देखी कि जर्नल आप गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से भी पास कर सकते हैं, पर्सनल, रीजनल, नॉमिनल और मॉडर्न अप्रोच से भी कर सकते हैं। कैश बुक होती है सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम और पैटी कैश बुक। और मैंने आपसे कहा कि अदर सब्सिडरी बुक, अदर सब्सिडरी बुक में आपने जो गुड्स होना चाहिए और दैट शुड बी इन क्रेडिट, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जो भी वो क्रेडिट में होना चाहिए। इसके अलावा और कोई भी बुक्स बनती है लेकिन वो अभी नहीं, वो आप लोग देखोगे दूसरे चैप्टर, जैसे कि एक बिल्स रिसीवेबल बुक भी बनती है, बिल्स पेबल बुक भी बनती है, मगर अभी आपको सिर्फ यहाँ पे 4 ही है। वो पेबल रिसीवेबल बुक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में हम देखेंगे। अब हमने पोस्टिंग भी सीखे कि सर लेजर क्या होता है। लेजर का मतलब होता है यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन, एक जैसी इंफॉर्मेशन को एक जगह पे लेके आना। यहाँ पे देखो लिखा है इंफॉर्मेशन ऑफ सेम नेचर इज रिकॉर्डेड एट वन प्लेस इज नोन एज अकाउंट। तो आप एक जैसी इंफॉर्मेशन को एक जैसी इंफॉर्मेशन को एक जगह, सेम इंफॉर्मेशन को एक जगह पे लेकर आते उसे हम क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। तो मैंने आपको ये सिखाया कि लेजर में किस तरीके से पोस्टिंग करी जाती है रिकॉर्डिंग में से। अब रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में कैश बुक आप बना, जर्नल आपने बनाए, तो जर्नल में आपने जो एंट्री पास करे रिस्पेक्टिव अकाउंट का डेबिट करेंगे और वो रिस्पेक्टिव, फॉर एग्जांपल जैसे आपने यहाँ पर ये सेल्स हुआ, आपका कोई कैश सेल हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश बुक में आपने रिसिप्ट साइड में लिखोगे और आप लोग यहाँ पे कोई जो भी अकाउंट है, जो भी अकाउंट है, कैश अकाउंट है, जो भी अकाउंट है, क्रेडिट सेल है, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो पार्टी को आप डेबिट करोगे तो ये आपने, ये डेबिट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। तो ये एक्चुअल में डेबिट और क्रेडिट करना होता है। मैं क्या एंट्री ले लेता हूं, सपोज मैंने यहाँ पे कोई एंट्री पास किया, डेटस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एग्जांपल सपोज जर्नल में लिखा था, वो अदर सब्सिडरी बुक में नहीं बनाया, तो एग्जांपल ले लो कि डेटर, कोई भी डेटस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो मैंने क्या करा, उस डेटस के अकाउंट को मैं यहाँ डेबिट करूंगा। तो जब आप जर्नल में लिखते हो कोई एंट्री, तो दैट डजंट मीन कि आपने उस अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करे, आप वहां पे ये कहते हो कि रिस्पेक्टिव अकाउंट को मुझे डेबिट करना है और रिस्पेक्टिव अकाउंट को क्रेडिट करना है। एक्चुअल में डेबिट और क्रेडिट आप लेजर वाली स्टेज में जब अकाउंट को रिस्पेक्टिव अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट साइड पे लिखते हो, ये एक्चुअल में डेबिट और क्रेडिट होता है। अब जैसे आप यहां पे देखेंगे इसके दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को आप डेबिट कहते हैं, राइट हैंड साइड को आप क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हो। तो सेम नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह पर लेकर आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं अकाउंट। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अकाउंट कहते हैं। ओके, अब यहां पे मैंने देखा कि भाई ठीक है, हमने ये वाली स्टेज तक हम लोग आ गए, हमने यहां तक ये बात की कि ठीक है आप यहां पे इसकी पोस्टिंग करते हैं और पोस्टिंग के बाद क्या करते हैं, टोटलिंग और बैलेंसिंग। अब टोटलिंग और बैलेंसिंग हम हर अकाउंट की जो करें यहाँ पे, तो मैंने देखा, मैंने एक ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाए। अब ट्रायल बैलेंस में हमारे दो कॉलम होते हैं अमाउंट के, एक डेबिट बैलेंस कॉलम होता है और एक क्रेडिट बैलेंस कॉलम होता है। तो मैं ट्रायल बैलेंस यहाँ पे वैसे लिखा, उसके बारे में मैं यहीं पे बात करता हूँ। तो ये मेरी ट्रायल बैलेंस है, मैंने जितने भी अकाउंट्स बनाए सारे अकाउंट्स को मैं बैलेंसिंग करता हूँ और बैलेंसिंग करके यहाँ पे लिखता हूँ। जब बैलेंसिंग करके मैंने यहाँ पे लिखा, तो दो चीज के डेबिट बैलेंस होते, किसके डेबिट बैलेंस होते, वो आपके एक्सपेंसेस के और एसेट्स के। कौन से बैलेंस होते, एक्सपेंसेस के, एक्सपेंसेस के और एसेट के, एक्सपेंसेस के और एसेट के डेबिट बैलेंस होते। तो उसको आप ये डेबिट बैलेंस कॉलम में लिखते हो। और इनकम लायबिलिटी और कैपिटल, इनकम लायबिलिटी और कैपिटल के आपके कौन से बैलेंस होते, क्रेडिट बैलेंस होते। ओके ओके, क्रेडिट बैलेंस किसके, आपके क्रेडिट बैलेंस होते हैं आपके इनकम लायबिलिटी और इनकम लायबिलिटी और कैपिटल के, इनकम लायबिलिटी और कैपिटल के आपके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो इनकम लायबिलिटी और कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो इसलिए उसको क्रेडिट बैलेंस कॉलम में लिखते हैं। तो हमने बहुत सारे अकाउंट्स बनाए, वो सारे अकाउंट्स के जो एक्सपेंस और एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, उन डेबिट बैलेंस को डेबिट बैलेंस कॉलम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। और जो आपके इनकम लायबिलिटी और कैपिटल होते हैं, इनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इनको इस ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस कॉलम में लिखते हैं। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारा ये ट्रायल बनाने का, बैलेंस बनाने का ऑब्जेक्ट क्या, कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी रहेगी। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मतलब मैं आपको पहले के, ये आपको सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस देता है। देखो लिखा हुआ अभी यहाँ पे, एक रीजनेबल अश्योरेंस देता है, ये आपको 100% रीजनेबली अश्योर करता है। वो आप ये नहीं बोल सकते कि कोई ट्रायल बैलेंस मैच हो गए, वी फॉलोड डबल एंट्री सिस्टम, तो जितने से डेबिट करे उतने से क्रेडिट करे, तो जितने से डेबिट करे उतने से क्रेडिट करे, तो जितने से डेबिट करे उतने से क्रेडिट करे, तो आपका हमेशा ये ट्रायल बैलेंस मैच होगा। मैच हुआ दैट डजंट मीन कि आपने जो अकाउंटिंग करे वो 100% एक्यूरेट है। आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ो, आपने वहां पर देखियो कि अगर आपने गलती करे, सपोज एरर ऑफ प्रिंसिपल करे आपने, तो आपने जिस चीज का रेवेन्यू एक्सपेंस मानना था आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना, अमाउंट तो सेम है, अकाउंट अलग हो गया, रेवेन्यू का आपने प्रिंसिपल ही गलत करे, रेवेन्यू को आपने कैपिटल मान लिया, वाइस वर्सा कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, अमाउंट तो आपने सेम बराबर लेके। तो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट अगर बराबर है तो आपकी ट्रायल बैलेंस से मैच होगी, बट दैट डजंट मीन कि आपने अकाउंटिंग पूरी एकदम सही करो।
हो सकता है सही करे, हो सकता है नहीं करे, इसीलिए आपको रीजनेबल अश्योरेंस देती ट्रायल बैलेंस, कभी भी रीजनेबल अश्योरेंस देती। एक एरिथमेटिकल एक्यूरेसी रहती कि हाँ अमाउंट हमने सही करे, लेकिन दैट इज ओनली रीजनेबल अश्योरेंस। ओके, बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मदद करता है आपको। ट्रायल बैलेंस में से आपने फाइनल अकाउंट चैप्टर में देखे कि ट्रायल बैलेंस में से ही आप फिगर लेते हो और ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट में आप उसको लिखते हो। उसके बाद होता है समराइज लेजर। हाँ, ये समराइज लेजर वजह से जो इतने सारे लेजर, इतने सारे जो अकाउंट्स बनते बेटा, उसका क्या एक समराइज्ड वर्जन है, उसका क्या एक समराइज्ड वर्जन है आपका ये। तो समराइज वर्जन मतलब सबके जो बैलेंसेस है उसको बैलेंसेस को उसने यहाँ पे लाके रख दिया। बैलेंसेस हमको पता चल जाते, एसेट और एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होते, इनकम लायबिलिटी और कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते, वो इसने यहाँ पे लिख दिया। तो ये ट्रायल बैलेंस हम इस तरीके से बनाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखे अकाउंटिंग प्रोसेस में ये ट्रायल बैलेंस आए, तो किसके डेबिट बैलेंस होते, हमारे एक्सपेंसेस के एसेट के डेबिट बैलेंस होते, कैपिटल लायबिलिटी और इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते। और इसमें जो आपका रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट होता है वो बैलेंस शीट में लिखा जाता है, और नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो आपका ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में लिख के जाया जाता है। बैलेंस यहाँ से कहाँ से आप लोगों का यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में से आप फिगर्स जो उठाते हो उसको आप कहाँ पर लेके जाते हो, उसको आप नॉमिनल अकाउंट को ट्रेडिंग पीएनएल में लेकर जाते हो। वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, उसको ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज करते हैं। बैलेंसिंग करके जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते वो सिर्फ रियल और पर्सनल अकाउंट होते, क्योंकि रियल अकाउंट जैसे एग्जांपल टेंजिबल आइटम, मेरे सामने एक कैमरा रखा हुआ है, तो ये कैमरा जब मुझे रिकॉर्ड कर रहा है जो मैं अभी कह रहा हूं, तो उससे मुझे बेनिफिट अभी तो मिल रहा है, आगे भी मुझे इससे बेनिफिट मिलेगा, नेक्स्ट ईयर उसके बाद भी उससे बेनिफिट मिलेगा। तो मैं इस साल का एक्सपेंस नहीं मानूंगा, ओवर द पीरियड में इसको एक्सपेंस मानूंगा, और इसीलिए मेरी क्या है एक रियल अकाउंट है। नेक्स्ट ईयर इसके इन अदर वर्ड नेक्स्ट ईयर के बैलेंस को इसलिए मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं क्योंकि इससे बेनिफिट मिलना मुझे अभी बचा है। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे एक होता है आप लोगों का जो नॉमिनल अकाउंट, लेकिन जो होते हैं पर्सनल अकाउंट में, तो पर्सनल अकाउंट भी नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते बैलेंस करके। रीजन इज दैट क्योंकि लेन देन बची हुई, डेटर्स हो गया एग्जांपल पर्सनल अकाउंट, क्रेडिटर्स हो गया पर्सनल अकाउंट, तो पैसा मुझे किसी से भी लेना बचा है, पैसा मुझे भी किसी को देना बचा है, तो इट्स पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में लेना लेन देन बची हुई हमारी है। अब उसके बाद में आता है आपका नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट जो तो उसी साल के एक्सपेंस होते, उसी साल की इनकम होती, उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, हम इसको ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते और अकाउंट को क्लोज कर देते इसी साल, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। तो ये रही हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस। जैसे कि उसमें हमने सारी चीजों की जो अकाउंटिंग प्रोसेस में बात होती है, जैसे कि हमने बात की जर्नल कैसा क्या होता है, कैश बुक क्या होती है, अदर सब्सिडरी बुक क्या होती है, उसकी पोस्टिंग कैसे करी जाती है, टोटलिंग बैलेंस, डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड वी कॉल इट डेबिट बैलेंस, इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड वी कॉल इट क्रेडिट बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस मैंने आपको बताया कैसे उन लेजर्स के जो बैलेंसेस आते हैं उन बैलेंसेस को आप ट्रायल बैलेंस में लिखते हो। अब जो एडजस्टमेंट एंट्री जो फाइनल अकाउंट जो यहाँ पे ये जो दो चीजें एडजस्टमेंट एंट्री और फाइनल अकाउंट, ये आपके इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है। आपको एक सेपरेट चैप्टर है फाइनल अकाउंट, उसके वहां पर ये एडजस्टमेंट एंट्री फाइनल अकाउंट क्या आता है हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे बच्चों। ओके, अब यहाँ पे टोटलिंग और बैलेंसिंग आप किसकी करते हो, जैसे कि मैंने ये भी चीज ख्याल रखें, ये जैसे आपने यहाँ पर ये अकाउंट की आप क्या करते हो, टोटलिंग करते हो, और उसकी क्या करते फिर बैलेंसिंग। ये आपने करे टोटलिंग और ये क्या उसकी बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग जरूरी नहीं कि क्रेडिट साइड ही शॉर्ट जाए, डेबिट साइड भी शॉर्ट जा सकता है। व्हेन डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड वी कॉल इट डेबिट बैलेंस, एंड व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड वी कॉल इट क्रेडिट बैलेंस, वी कॉल इट क्रेडिट बैलेंस। जिसके क्रेडिट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस कॉलम है, जिसके डेबिट बैलेंस के ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस कॉलम है। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको गलत ट्रायल बैलेंस दी हुई रहती है और वो आपसे कहते हैं कि उसको सही ट्रायल बैलेंस बनाओ। तो जब आपसे कहते हैं कि सही ट्रायल बैलेंस बनाओ, तो बहुत सिंपल है, आपने बस याद रखना कि एक्सपेंस और एसेट अगर रहे तो उसके डेबिट बैलेंस रहेंगे, इनकम लायबिलिटी और कैपिटल रहे तो उसके क्रेडिट बैलेंस रहेंगे, तो उस कॉलम में लिखना, वो आपका सही ट्रायल बैलेंस आप बना लूंगी। हम लोग भी अभी सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन प्रीवियस 5 अटेम्प्ट के, उसमें हम देखेंगे आप वहां पे कि वहां पर आपको पिछले आप वहां पे ऑब्जर्व करोगे कि आपको ऐसे ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कहा है उसने। बस ये चीज आप सिंपल याद रखना, आप आसानी से वो कर लेंगे। अब उसके बाद दो टर्म्स के बारे में भी आपने समझ जाना, दो टर्म्स में जो आपसे बात करना चाह रहे दैट इज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। व्हाट डू मीन बाय डेबिट नोट? एक और चीज, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क चैप्टर है जिसमें बहुत अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स होते हैं आपके, फिर उसके बाद बहुत सारे मैचिंग कंसेप्ट होता है, फिर बहुत अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग, बहुत सारे छोटे वो चैप्टर थ्योरी बेस्ड चैप्टर। हाँ, उस चैप्टर में से ये जरूर आता है कि बताओ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसिप्ट है क्या कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट। वो चैप्टर में फाइनल अकाउंट के बाद आपसे कवर करूंगा, फाइनल अकाउंट के बाद वो कवर करूंगा, उसके बाद फिर हम
आखिरी के 3 चैप्टर जो हमारे रहेंगे इंपॉर्टेंट रहते हैं, देयर इज पार्टनरशिप, कंपनीज अकाउंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके पहले वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मैं कवर करूंगा, लेकिन मैं रेगुलर बैच भी जो होती है, जैसे अभी जो रेगुलर बैच रही उसमें भी नहीं, और आपको जो पहले जो रेगुलर बैचेस हुई कभी भी मैं अकाउंटिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो हमारा चैप्टर रहता है उसको मैं पहले नहीं कराता। इसीलिए नहीं कराता क्योंकि आप लोग बहुत सारे टर्म से फेमिलियर नहीं रहते हो, बहुत सारी चीज़ों से फेमिलियर नहीं रहते हो, और थ्योरी बताओ तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो पहले फाइनल अकाउंट तक पढ़ा लूंगा, उसके बाद फिर जब मैं आपको वैसे आप रिवीजन बैच आप अभी भी समझ जाओगे, तो फाइनल अकाउंट तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क चैप्टर में कवर करूँ तो मैं लिंक कर सकता हूँ, देखो अपने चैप्टर में पढ़ते इसका ये मतलब होता है, ये चैप्टर में हमने ये बात की तो इसका ये मतलब, तो आसान होता है समझने। इसलिए वो सारी चीज़ उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है हम लोगों का, सेपरेट वहाँ पर हम लोगों का मतलब आपके फाउंडेशन में ही वो चैप्टर है, वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, ये है आप लोगों का चैप्टर, ये वाला चैप्टर नंबर 12। ओके, तो ये आज हम लोग कौन से चैप्टर पे, अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। अब मैं आता है कि जो दो टर्म मुझे आपसे डिस्कस कर रहा है, दैट इज कौन से वो दो टर्म है आप लोगों के, एक है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। व्हाट डू मीन बाय डेबिट नोट? सपोज ये एंटिटी रिलायंस एंड कंपनी, इसने इसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, रिलायंस एंड कंपनी के, इसने यहाँ पे गुड्स परचेज किया, इसने गुड्स परचेज जब किया तो इसने परचेज किया तो भाई इसको इनवॉइस मिला, इस इनवॉइस के बेस पे इसने एंट्री पास कर लिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर का यहाँ पे नाम दिया एबीसी लिमिटेड, तो इसने एंट्री पास किया परचेज अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड अकाउंट। अब इसने ये पार्टी को तो यहाँ पे डेबिट कर लिया, किसके, या सॉरी पार्टी को तो इसने क्रेडिट कर दिया, किसके बेसिस पे क्रेडिट किया, वो इनवॉइस के बेसिस पे, मेरे सामने इनवॉइस रखा हुआ, इसके बेसिस पे मैंने क्या किया, उस पार्टी को मैंने वहां पे क्रेडिट कर दिया। तो मैंने एंट्री पास किया यहाँ पे बच्चों, पार्टी अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू पार्टी अकाउंट, वो इनवॉइस रखा था उसके बेसिस पे हमने कर लिया एंट्री पास। लेकिन क्या उस गुड्स में, उस गुड्स जो मेरे पास है उसमें से कुछ डैमेज निकले या कोई स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं आया, जो मैंने बुलाया था वो वाले गुड्स नहीं आए, तो उन गुड्स को अपन ने क्या करे, यहाँ पे वापस करे। जब वापस करे तो रिवर्सल हुआ, तो रिवर्सल ऑफ परचेज है, तो परचेज की एंट्री पास होती परचेज टू क्रेडिटर, यहाँ पे एंट्री पास हुई क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब मैंने क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न किया, तो क्रेडिटर को डेबिट किया, तो मैं क्रेडिटर को क्या मेरे पास एविडेंस है, परचेज को तो मैंने इनवॉइस पे रिकॉर्ड कर लिया था, वो मेरे पास एविडेंस था, लेकिन जब मैंने रिटर्न किया तो क्या एविडेंस है मेरे पास, क्यों मैं उस पार्टी को डेबिट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हम एक डेबिट नोट बनाते, उसमें रीजन लिखते कि हम उसके अकाउंट को क्यों डेबिट कर रहे हैं, उससे डेबिट नोट कहते, और इस पार्टी को हमने यहाँ पे डेबिट करे इसलिए इसको डेबिट नोट बोलते। डेबिट नोट आपका परचेज रिटर्न के वक्त क्रिएट होता है। उसी तरह सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे, आपने रिलायंस कंपनी ने एबीसी को सेल्स करी, तो इनवॉइस के बेसिस पे उसने यहाँ पे एंट्री पास कर ली सेल्स की, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। लेकिन जब वो रिटर्न हुआ तो मैं ही इस पार्टी को यहाँ पे क्रेडिट कर रहा हूँ, तो मैंने इसका रिवर्सल एंट्री इसकी पास किया, एबीसी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, इसकी रिवर्स एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू एबीसी अकाउंट। मैंने क्या एंट्री पास किया बेटा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू एबीसी लिमिटेड अकाउंट। तो मैंने जब एबीसी लिमिटेड को यहाँ पे क्रेडिट किया, एबीसी लिमिटेड को जब मैंने यहाँ पे क्रेडिट किया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों इसके क्रेडिट टू हिज अकाउंट, तो क्रेडिट नोट आपने क्रेडिट क्यों किए वो आप बता रहे हो, तो यहाँ पे रिलायंस कंपनी बता मैंने इसको क्यों क्रेडिट किया, क्यों, तो दैट इज क्रेडिट नोट, उसको क्रेडिट नोट कहते हैं। जब आप पार्टी को, तो सेल्स रिटर्न के वक्त आप क्रेडिट नोट और परचेज रिटर्न के वक्त आप डेबिट नोट क्रिएट करते हैं। तो ये टर्म का मीनिंग है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का ये मतलब होता है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस के जो पॉइंट्स हमने सारे यहाँ पे डिस्कस करे, और ऐसे कई पॉइंट्स होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया, अकाउंटिंग एस्टीमेट हो गया, अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आपको इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा, वो वाला पार्ट का अकाउंटिंग का फॉर्मेशन कहता है, वो सारा पार्ट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का है, तो वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क चैप्टर नंबर 12 है वहां पे कवर होगा। लेकिन अकाउंटिंग प्रोसेस तो जो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे उसको रिवाइज करे, अब हम पिछले 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो अभी रिसेंट वाला जो अटेम्प्ट आपका गया जून 22 का, ओके, जून 22 में ये आपका आया था, यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे वो आपसे कहता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑल नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ द लेजर आर, लेजर बुक आर बैलेंस, बैलेंस नहीं करते बेटा, वो बात अलग है, ट्रायल बैलेंस में लाते बैलेंस का मतलब नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते वो, हम लोग क्या करते हैं उसको, हम उसको ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे एट द एंड ऑफ द, ओके, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट ऑफ द लेजर बुक आर बैलेंस, आप यहाँ पे देखोगे ये फॉल्स, क्यों, क्योंकि हम उसको बैलेंस करके नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते ही नहीं, हम उसको पीएनएल में ट्रांसफर करके क्लोज करते। सो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑल नॉमिनल अकाउंट ऑफ द लेजर बुक आर टोटल एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम उसको कहाँ ट्रांसफर करते, पीएनएल अकाउंट में करते। उसके बाद उसने अपने से यहाँ पे पूछा नेक्स्ट, यहाँ पे one of your client Mr. X asked you to finalize his account for the year ended 31st March 22 as a basis for audit Mr. X furnish you the following statement। अब उसने यहाँ पे आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया है यहाँ पे, ओके,
यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट, ये किसने पूछा है क्या यहाँ पे अपने को, चेक द एक्यूरेसी ऑफ द अबोव ट्रायल बैलेंस एंड गिव रीजन फॉर द एरर्स इफ एनी। तो उसने अपने को यहाँ पे पूछा है कि भाई इसकी एक्यूरेसी बताओ कि उसमें कुछ, वो सिंपल सी चीज याद रखना है, एसेट और एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होते, इनकम लायबिलिटी और कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते। अब यहाँ पे ये कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते, तो यहाँ पे अपन इसको देख, यहाँ पे भी साथ में देख करते भी जाएंगे। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन साथ साथ में करते भी जाएंगे। यहाँ पे इसने क्या कहा, आप खुद बताओ, कैपिटल के कौन से बैलेंस होते हैं सर, कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड में 466, ये सही है, ये सही है। ड्राइंग्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, ये सही है, 1692। उसके लीज होल्ड प्रीमाइसेस एसेट डेबिट बैलेंस होते तो बराबर 2250। सेल्स इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते 8250 बराबर है क्रेडिट में। ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ये गलत कर दिए ना भाई साहब, डेबिट बैलेंस है। ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा लेना है, जब किसी से पैसा लेना है तो वो क्या होती है बच्चों, एसेट होती है, एसेट के डेबिट बैलेंस होते। तो यहाँ पे देखें 1590 रीजन लिखा होगा उसने, ड्यू फ्रॉम कस्टमर इज एन एसेट, एसेट होती है, मैंने आपको एसेट पे, ये पर्सनल अकाउंट है, तो मैंने कहा भी था कि पर्सनल अकाउंट आपका एसेट एक रियल अकाउंट भी है, और एक एसेट एक रियल अकाउंट तो एसेट होते हैं, लेकिन पर्सनल अकाउंट भी एसेट हो सकता है। ड्यू फ्रॉम कस्टमर इज एसेट, सो इट्स बैलेंस है डेबिट बैलेंस, तो इसलिए डेबिट में लिखे 1590। परचेज एक्सपेंस है बराबर उसके डेबिट बैलेंस 3777। उसके बाद परचेज का अगर डेबिट बैलेंस तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, वो गलत है आपका, तो यहाँ पे इसने क्रेडिट में लिखना चाहिए 790। तो रीजन लिखूंगा, परचेज रिटर्न अकाउंट ऑलवेज शोज ए क्रेडिट बैलेंस बिकॉज एसेट गोज आउट। ठीक है, अब ये आप इससे अच्छे एक्सप्लेनेशन ऐसा लिख सकते, इट इज अ रिवर्सल ऑफ परचेज एंड परचेज डेबिट बैलेंस, दैट्स व्हाई द परचेज रिटर्न इज क्रेडिट बैलेंस। ओके, उसके बाद यहाँ पे लोन फ्रॉम बैंक लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस 768 सही है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंस डेबिट बैलेंस एक्सपेंसेस 2100, ये इसके क्रेडिट बैलेंस है। ट्रेड पेबल क्रेडिट लाइबिलिटी है, तो एक्सपेंस ये 2100, ठीक है। ट्रेड पेबल 1584 क्रेडिट में होना। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस 300 क्रेडिट में लिखेंगे वो। उसके बाद सैलरी इन वेजेस आपके एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस, कैश एट बैंक एसेट है, डेबिट बैलेंस, तो 1800 और ये 678 यहाँ लिख लो, 1800 678। उसके बाद इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, स्टॉक एसेट, एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, तो डेबिट होना चाहिए 792 आप डेबिट में लिखेंगे। रेंट एंड रेट्स एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस, और सेल्स के क्रेडिट होते, सेल्स रिटर्न के भी डेबिट होते, तो ये दोनों का आप डेबिट में लिखेंगे 1389294, और ये टोटल इस तरह। तो कितना सिंपल है, देखो एग्जामिनेशन में आया है आपको, अभी कितने मार्क्स के लिए आया था ये, 4 नंबर के लिए आऊंगा, हाँ ये देखो 4 मार्क्स के लिए, कितना इजी है, कितना इजी, क्या था उसमें, कुछ भी नहीं था, 4 मार्क्स के लिए आया था। तो आपका ये भी बड़ा होता है कि रिवीजन बैच में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग ये चैप्टर कर रहे हैं तो हम लोग को ये पढ़ना सब है, छोड़ेगी कुछ भी नहीं, लेकिन ये पता रहना चाहिए कि इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था कि ट्रायल बैलेंस पे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ रही है कि सही ट्रायल बैलेंस हमको बनाना है, ठीक है। अब उसने यहाँ पे व्हाट इज पेटी कैश बुक एंड राइट इट्स 2 एडवांटेजेस, ये 5 नंबर के लिए पूछा उसने। तो मैंने आपसे जैसे कहा था ना कि वो आखिरी जो क्वेश्चन हो रहा है ना बच्चों, आखिरी वाला जो क्वेश्चन है आपका, देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी है, तो ये आखिरी वाले क्वेश्चन में थ्योरी आ रही, ये जो थ्योरी आ रही ना क्वेश्चन नंबर 6 के बी में पूछ रहा है वो। और जो कंपलसरी, देखो मैंने कहा था कंपलसरी में भी एक हाथ थ्योरी, वो एक सेकेंड, यहाँ पे कंपलसरी में अगर आप जाओगे तो देखो यहाँ पे एक थ्योरी पूछे, मनी मेजरमेंट, वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क चैप्टर की है ये, पीरियोडिकल कंसेप्ट एंड ऑल। लेकिन देखो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था एक 4 नंबर की थ्योरी यहाँ पे वो पूछ रहा है, और एक आखिरी में जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, 6 में देखो बी पॉइंट में थ्योरी पूछ रहा है, तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। और वैसे ही इस तरीके से क्वेश्चंस वो पूछ रहा, तो थ्योरी जैसे उसने यहाँ पे पेटी कैश बुक से पूछा कि पेटी कैश बुक क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है। तो पेटी के इन द बिजनेस हाउस ए नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट सच एज, मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते, तो उसके लिए यहाँ पे एक अलग से पेटी कैश बुक मेंटेन करते, सच एज फॉर टैक्सी फेयर, कार्टेज एक्सेट्रा हैव टू बी मेड, इफ ऑल दिस पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इट विल बिकम अननेसेसरी हैवी। और कैश बुक में हर छोटे छोटे ट्रांजेक्शन को आप लिखोगे तो बहुत हैवी होते, तो एक जूनियर अकाउंटेंट को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते कि आप छोटे एक्सपेंसेस तुम अपने अलग से मेंटेन करो। ऑल्सो द मेन कैशियर विल बी ओवर बर्डन, जैसे मैंने आपको कहा था कि मेन कैशियर सीनियर अकाउंटेंट, वो बहुत ओवर बर्डन हो जाता है, उसमें बहुत हेडेक हो जाता है,
तो वो क्या करता है यहाँ पे, वो दूसरे को वर्क दे देता है. So therefore it is usual for firms to appoint a person as petty cashier and to enter the task of making small payment. Of course will be reimbursed for the payment made. Obviously हम उसको कुछ पैसा देंगे तो खर्चा करेगा, फिर वो मेन कैशियर उसको पैसा दे देगा. Later on the analysis the respective account may be debited. Okay. Impress system of the petty is cash is follow under this system. Fix, ये आपको बताया था इम्प्रेस सिस्टम भी मैंने, कि फिक्स सम ऑफ मनी वहां पे अपन कैशियर को देते, उसको प्रिस्क्राइब पीरियड के लिए कि एक हफ्ते के लिए हम इतने देते, इतने इतने एक्सपेंस आप कर सकते, फिर एक हफ्ते बाद उससे हिसाब मांगते और उसको जितना खर्च किया उतने पैसे अपन क्या करते, वापस दे देते. ओके. अब यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक आर सेविंग ऑफ टाइम ऑफ द चीफ कैशियर, जो मेन कैशियर उसका टाइम बचाते, सेविंग इन लेबर इन राइटिंग ऑफ द कैश बुक एंड पोस्टिंग इनटू द लेजर. अब में वो कैश बुक बहुत हैवी हो जाती है तो अपन क्या करें, पेटी कैश बुक बना लेते, तो कैश बुक पे से 1000 रुपये दी तो 1000 रुपये कैश बुक में से चले गए पेमेंट साइड, पेटी कैश बुक के रिसिप्ट साइड में आ जाते. तो इसलिए ऑन द रिस्पेक्टिव अकाउंट यहाँ पे क्या आपने क्या करे, वहाँ पे डेबिट कर दिए, और जैसे जैसे पेमेंट जा रहा है तो वो कैश पेटी कैश बुक को क्रेडिट करते और वो रिस्पेक्टिव अकाउंट जो रहते उनको क्या करते, डेबिट करते. अब यहाँ पर आपने ये जो चीफ कैशियर का टाइम बचता है ना, और आपका यहाँ पे पोस्टिंग में भी आपका टाइम बचता है, क्योंकि आपने पेटी कैश बुक मेन जब बनाते हैं तो पेटी कैश बुक की जो टोटल रिस्पेक्टिव एक्सपेंस की होती है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक सेकेंड. ये जो आपकी पेटी कैश बुक जो होती है, ये जो आपकी पेटी कैश बुक होती है ना, जो आप इधर के पेटी कैश बुक, हाँ ये जो पेटी कैश बुक होती है, तो जैसे ये कार्टेज एंड कोली, पोस्टेज, ऑफिस स्टेशनरी, ट्रेड एक्सपेंस, एडवर्टीज, इसकी टोटल करते और ये रिस्पेक्टिव अकाउंट को लेजर में क्या लेजर जब बनाते हो वहाँ पे अपन इसको क्या कर देते, डेबिट करते. वो कह रहा है उसमें टाइम थोड़ा बचता है कि आप टोटल करते हो वहाँ पे लिख देते हो. और कैश बुक में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती उसमें, जितना आपने पेटी एक्सपेंसेस के लिए तो पेटी कैश बुक में से हटा देते पेमेंट साइड, और मेन कैश बुक में से हटा देते पेमेंट साइड, पेटी कैश बुक की रिसिप्ट साइड में सारे एक्सपेंस लिखता है, उसकी जो टोटल आती है लेजर में उसकी फिर पोस्टिंग होती है टोटल की. ओके. कंट्रोल ओवर द स्मॉल पेमेंट में कंट्रोल भी, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है कि छोटे छोटे खर्चे कौन कौन से हुए हैं. तो ये जैसे इस तरह के थ्योरी क्वेश्चन आते हैं तो आपने इससे ख्याल रखने के पेटी कैश, आप इसको खुद भी फ्रेम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को थ्योरी में. तो थ्योरी में आपका ये 5 नंबर का यहाँ कंपलसरी और क्वेश्चन नंबर 1 में 4. तो ये अगर आप स्किप करो नहीं है, सजेस्ट नहीं करो, मैं बता रहा हूँ बेटा, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में 4 नंबर की थ्योरी लिखना रहेगा अपने. ठीक है. ओके. तो ये हमारा हुआ. उसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, अब यहाँ पर अगर आप एनालाइज करो तो कितने मार्क्स का पूछ लिया उसने, देखो 5 नंबर की थ्योरी पूछा, तो 5 और 4 9, 9 और 2 11 मार्क्स का आपको सिर्फ अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर से ही आया. अब देखो उसके बाद यहाँ पे December 21 का यहाँ पे पूछता है स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक नेवर बैलेंस. ट्रू है ये, हम उसको बैलेंस नहीं करते, अपन उसको क्या करते, टोटल जो रहती है उसकी, वो टोटल को आप वो लेजर अकाउंट में जाके डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड है. तो देखो इसका आंसर इसका ट्रू है. यहाँ पर आप देखोगे डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक इज नेवर बैलेंस. तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे ट्रू. क्यों? क्योंकि आप उसको बैलेंस नहीं करते हो. डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस टोटल करते, तो डिस्काउंट कॉलम इज टोटल एंड ट्रांसफर टू द डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. जैसे मैंने आपसे कहा कि डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में उसको क्या कर देते, ट्रांसफर कर देते. उसके बाद आपको देखो यहाँ पे December 21 में फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ड्रॉप ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ श्री एम एज ऑन 31 मार्च 2021. अब देखो ट्रायल बैलेंस पे क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ रहा है वो ट्रायल बैलेंस पे आपसे क्वेश्चन. ठीक है. एक सेकेंड रुकेंगे. ठीक है. ये दिया आपको उसने से बनाने बोला है. ये देखो ये करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना, आप खुद भी मेरे साथ साथ बोलो. कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको क्रेडिट में लिखेंगे. डिस्काउंट अलाउड डेबिट. अब कार्टेज आउटवर्ड, अब ना इसके बारे में कुछ मेरे को बात करना है. देखो रिटर्न इनवर्ड नीचे ही दे दिया, मैं इसी के बारे में कुछ कहना चाह रहा था. अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, पहले उसको ना आप अच्छे से सुन लो बेटा, ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे. मैंने कहा कि रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड, ये इसको आप कार्टेज इनवर्ड और कार्टेज आउटवर्ड से कनेक्ट मत करना, अलग अलग चीजें. रिटर्न इनवर्ड जो होती है वो आपकी सेल्स रिटर्न होती है. क्या होती है, आपकी सेल्स रिटर्न होती है, और सेल्स रिटर्न के डेबिट बैलेंस होते हैं. रिटर्न आउटवर्ड जो होता है
वो आपका परचेज रिटर्न होता है, वो आपका परचेज रिटर्न होता है। परचेज रिटर्न के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो रिटर्न आउटवर्ड के सॉरी रिटर्न इनवर्ड के डेबिट बैलेंस, रिटर्न आउटवर्ड के क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि रिटर्न इनवर्ड आपका सेल्स रिटर्न है, सेल्स के क्रेडिट, तो इनवर्ड रिटर्न सेल्स रिटर्न के डेबिट। परचेज के डेबिट तो परचेज रिटर्न के क्रेडिट, वो ठीक है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते इससे, कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड, ये मत समझ लेना आप लोगों ने, ये मत समझ लेना आप लोगों ने कि ये आपका रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड है। कैरेज रिटर्न हो या कैरेज आउटवर्ड, दोनों के दोनों एक्सपेंसेस है बेटा, और एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस होते हैं, इतना आपको ख्याल रखना है। तो ये कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दोनों एक्सपेंस है। क्यों दोनों एक्सपेंस है? कैरेज इनवर्ड वो होता है कि परचेस करते वक्त जो आपने कैरेज पे करे, कैरेज आउटवर्ड वो होता है जो सेल्स करते वक्त कैरेज का आपने पे करे, दोनों टाइम पे करे, दोनों टाइम एक्सपेंसेस अपने। तो उसको अपन रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड से बच्चे कनेक्ट कर लेते हैं। वो रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड एक अलग चीज है। कैरेज इनवर्ड और कैरेज इनवर्ड वो बात अलग है कि कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। परचेस करते वक्त तो डायरेक्ट है, ओके, कैरेज इनवर्ड, बट बोथ आर एक्सपेंसेस। तो यहां पर आपने देखिए कैरेज आउटवर्ड, ये एक्सपेंसेस है, इसके डेबिट बैलेंस। अब ये आपका रिटर्न इनवर्ड, तो आपका रिटर्न इनवर्ड क्या, आपके रिटर्न इनवर्ड जो चीज अपने वापस आई, तो इन कौन सी जो आपने सेल करे वही वापस आएंगी ना, तो सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, तो सेल्स रिटर्न है आपका, तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे आप देखते जाओ, साथ साथ में करते भी जाते। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, ये देखो सॉरी ये करेक्ट है, 1,40,000। फिर आपका ये 1200 सही है डेबिट में, एक सेकेंड, डिस्काउंट अलाउ 1200, अच्छा इसमें 1200 है, परचेज कहाँ है, अच्छा साइड में लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद कैरेज आउटवर्ड 2300 सही है, 2300, अच्छा ये ऐसे 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 देख रहा हूँ, ठीक है। चलो अपन भी वैसे देख लेते। परचेज के एक्सपेंस, एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस, अच्छा इसने बनाया नहीं, अपने को बोल रहा है बना, तो बनाते ना, उसमें क्या 36,000, ये लो 36 डेबिट बैलेंस। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस डेबिट बैलेंस 8,700। सेल्स इनकम क्रेडिट बैलेंस 60,000 60,000। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, तो रिटर्न आउटवर्ड बेटा परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस 700। उसके बाद यहाँ पे ये आपका क्या है, रिटर्न इनवर्ड, आपका रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है, डेबिट बैलेंस ये 300 डेबिट में लिखा आपने। रेंट एंड टैक्सेस डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस प्लांट एंड मशीनरी एसेट डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस, एसेट के डेबिट बैलेंस। तो एक्सपेंस देखेंगे आप यहाँ पे 1200, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 80,700। या आपने भी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पिछले 5 अटेम्प्ट की इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिल जाती है, ठीक है। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाएंगे, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आप वहाँ पे स्टूडेंट के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आप लोगों को बोर्ड ऑफ स्टडी का जो मटेरियल देते हैं, वहाँ नहीं बोर्ड ऑफ स्टडी यस मटेरियल में जाएंगे, और फिर वहाँ पे लिखा रहता है सजेस्टेड आंसर, सजेस्टेड आंसर में जाएंगे, फिर वहाँ पे लिखा रहता है सीए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन में जाएंगे, फिर वहाँ पे क्लिक करेंगे आप पेपर 1 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, वहाँ क्लिक करेंगे तो पिछले 5 अटेम्प्ट के आपको पेपर वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है, एसेट डेबिट बैलेंस 15,500। उसके बाद सन्ड्री डेटस, डेटस एसेट है, पैसा लेना है 20,200। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, जिसको कहाँ पे लिखेंगे आप, क्रेडिट साइड में। इन्वेस्टमेंट एसेट है तो डेबिट साइड में, तो क्रेडिटर क्रेडिट साइड में, इन्वेस्टमेंट एसेट है तो डेबिट साइड में। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड क्या, इनकम, इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो ये 1800 यहाँ पे लिखा गया। कैश इन हैंड एसेट है, एसेट के डेबिट बैलेंस, तो ये 100 इस तरह लिखा गया। कैश एट बैंक एसेट है, एसेट के डेबिट बैलेंस 10,100, ओके। उसके बाद मोटरसाइकिल एसेट है 34, एसेट के डेबिट बैलेंस 34,600, ये टोटल करे। और एक और चीज, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते, इसको आप कहाँ पे लिखते, एडजस्टमेंट है, ओके। अगर क्लोजिंग स्टॉक किसी को इतना ही शौक है लिखने का, तो परचेस में से एडजस्ट होता है। कभी आपने क्लोजिंग स्टॉक फाइनल अकाउंट में बताऊंगा, अभी यहाँ नहीं डिस्कस करता। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख गया तो उसका भी एक लॉजिक रहता है कि वो ऑलरेडी उसकी एंट्री आपने पास कर चुकी हो, सो वो आपका एडजस्टेड परचेज वहाँ रहता है। तो अपन फाइनल अकाउंट में उसकी बात करेंगे। एनीवेज जनरली क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, वो एक एडजस्टमेंट होता है। सो यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट ने इस तरह लिखी, स्टॉक एज इन 31 मार्च 2011 विल नॉट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, ओके। अब जुलाई 21 में हम आते इसके अट्टे में 2021 के, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कैश बुक इज ए सब्सिडियरी
एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। देखो मैंने आपको बताया था पढ़ाते वक्त कि कैश बुक प्रिंसिपल बुक भी होती है और वो कौन सी बुक होती है, सब्सिडियरी बुक भी होती है। इसीलिए इसका आंसर क्या है, ट्रू। क्यों ऐसा होता है कि वो प्रिंसिपल बुक भी और सब्सिडियरी बुक भी, बेटा क्यों ऐसा होता है कि कैश बुक जो है आपकी वो प्रिंसिपल बुक भी बोल रहे सर आप उसको, और एक सब्सिडियरी बुक भी, सब्सिडियरी बुक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे उसको करा जा रहा है। प्रिंसिपल बुक इसलिए बोल रहा हूँ कि कैश बुक आपका कैश अकाउंट का भी रोल प्ले करता है। तो जो लेजर वाली स्टेज है उसको प्रिंसिपल बुक कहते हैं। तो प्रिंसिपल बुक है तो उसका भी रोल प्ले करता है कैश अकाउंट का। तो कैश अकाउंट तो लेजर वाली स्टेज पे बनता है, उसका भी रोल प्ले करता है। दोनों रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है, इसलिए उसको सब्सिडियरी और प्रिंसिपल बुक दोनों कहते हैं। ओके, देयरफॉर द आंसर इज ट्रू। ये लिखा हुआ है, ये देखो ट्रू। कैश बुक क्या कह रहा है आपसे बच्चों यहाँ पे कि कैश ट्रांजेक्शन आर straight way recorded in cash book and on the basis of such record ledger accounts are prepared. Therefore, the cash book is a subsidiary book, but the cash book itself serves the cash account and bank account, and the balance are entered in the trial balance directly. The cash book therefore is a part of ledger also. Hence, it has also to be treated as principal book. The cash book is thus both subsidiary and principal book. एग्जामिनेशन में ट्रू और फॉल्स लिखते तो आपको रीजन लिखना होता है, उसके रीजन लिखना रहता है। ये आंसर ट्रू था तो भी अपने को बताना पड़ेगा कि हाँ ये दोनों का, क्यों दोनों का रोल प्ले करता है। ट्रू है मगर क्यों ऐसा है, तो आपको रीजन लिखना रहेगा। फॉल्स वाला रहा तो उसमें तो बताना है कि गलत है तो सही क्या वो अपने को बोलना पड़ेगा, जब भी इंस्टीट्यूट आपको 2 नंबर देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको फिर देखो, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि इस पे भी क्वेश्चंस पूछ रहे। किस पे क्वेश्चंस पूछ रहे बेटा, वो अदर सब्सिडियरी बुक्स पे भी क्वेश्चन पूछ रहे, ठीक है। और कैश बुक पे यहाँ दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई भी अटेम्प्ट में कैश बुक पे भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। जर्नल पे, जर्नल एंट्रीज पे नहीं पूछते वो, क्योंकि जर्नल एंट्रीज पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर को टारगेट करती है इंस्टीट्यूट। तो अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर से पूछ रही तो वो जर्नल एंट्री वहां से वो पूछेंगी, ठीक है, वहां से पूछती हो। एनीवेज, अब यहाँ पे आओ। From the following information, prepare the purchase book of Miss Shyam and Company, Mrs. Shyam and Company, ठीक है, Mrs. Shyam and Company। ओके, अब यहाँ पे परचेज बुक है बेटा, तो अपने को 2 चीज ख्याल रखना है। कौन सी 2 चीज ख्याल रखना है, एक तो परचेज जो है आपका वो गुड्स का होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, क्रेडिट। बस ये 2 चीज वही हमारी परचेज बुक में आएंगी। तो जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि परचेज फ्रॉम रेड एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, तो ये उधारी वाला पॉइंट हो गया। और जैसे समझ में आ रहा है ब्लैक शूज, ब्राउन शूज, वो शूज की बातें कर रहा है तो उसका शूज का बिजनेस तो गुड्स ले है। तो यहाँ पे 10 पेयर ऑफ ब्लैक शूज 800 रुपए का एक। तो इसको अपन, अगर इसको यहाँ पे सॉल्व करूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे 10 पेयर है, 800 रुपए का एक, तो ये हो गया 8000। फिर आपके 5 पेयर ब्राउन शूज के 900 रुपए का, तो हो गया 4500। तो टोटल हो गया 12500, ट्रेड डिस्काउंट माइनस 10%। तो 1250 माइनस कर, तो 12500 माइनस 1250, तो ये आता है 11250। अब ये सेकंड वाला परचेज कंप्यूटर, तो कंप्यूटर तो नहीं आएगा क्योंकि कंप्यूटर गुड्स है क्या, नहीं, इसीलिए हमारा परचेज बुक में नहीं आएगा। अब ये कोई एक बुक में तो आएगा ना, आपका जर्नल में आएगा, या तो फिर बेटा आपका कैश बुक में, या अदर सब्सिडरी बुक। तो ये परचेज बुक में नहीं आ रहा, तो ये कहाँ पे आएगा, ये जर्नल में आएगा, क्योंकि आपने गुड्स नहीं परचेज करे, आपने कंप्यूटर परचेज करे। गुड्स परचेज करना चाहिए, और गुड्स परचेज करने के साथ 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 उसने क्या बोला यहाँ पे अपने को, गुड्स परचेज करना, साथ में इसने क्या है, क्रेडिट में होना चाहिए। तो वो क्रेडिट में है, क्यों, तो क्रेडिट में वैसे है ये, लेकिन गुड्स नहीं है, इसलिए परचेज बुक में ये नहीं आएगा। उसके बाद थर्ड, परचेज फ्रॉम ब्लू एंड कंपनी इन कैश, ये भी नहीं आएगा। इससे आसान और क्या होना जिंदगी में, और क्या चाहिए तुमको। ये कैश बुक में नहीं आएगा क्योंकि, सॉरी, आपका अदर सब्सिडियरी बुक में नहीं आएगा क्योंकि ये कैश में ट्रांजेक्शन है। तो सिर्फ हो गया इतना सा। ऐसा कोई पूछता है ऐसा इजी क्वेश्चन, रुको एक मिनट, क्यों कैसे पूछ सकती है इंस्टीट्यूट ऐसा, एक सेकेंड। जुलाई 21 का ही ना क्वेश्चन, क्यों नहीं दिख रहा मुझे, कहीं ना कहीं तो होगा, ढूंढ के लाएंगे हम उसको, रुको एक सेकेंड। और हर चीज कवर करें, कंसाइनमेंट सब, किसी से डरना मत, अकाउंट से तो डरा ही मत करो कर बेटा। अपन सबसे अपन सारी चीजें, हर चैप्टर बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ये रहा, ये देखो यहाँ पे, ये हो गया 11,250।
अच्छा एक और चीज़, कभी आप मॉड्यूल देखेंगे तो वहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट का एक अलग से कॉलम यहाँ पे बनाता है, वैसे मत बनाना, कंफ्यूजिंग रहता है वो। कभी कभी इंस्टीट्यूट ऐसा भी करती है, देखो सजेस्टेड में वैसे ही दी, तो ट्रेड डिस्काउंट को यही नीचे ही यहाँ पे माइनस करा। और ये ना रीजन लिखना, एग्जाम में याद रखना, रीजन लिखना कोई चीज़ का। जैसे आपने यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन परचेज बुक में नहीं लिखे, तो एक तो आपने परचेज कैश में करे थे इसलिए परचेज बुक में नहीं आया, और दूसरा वो कंप्यूटर खरीदे तो गुड्स नहीं इसलिए नहीं आया। इनफैक्ट इससे भी अच्छे से लिखा। अच्छा कहाँ आएगा, जर्नल उसने बता भी दिया कि कहाँ आएगा। ये कैश है आपका, कैश में परचेज कर तो कैश बुक में आएगा, और वो आपने कंप्यूटर खरीदे थे क्रेडिट में तो वो आएगा आपका जर्नल में आएगा। तो वो ऐसा बताना, बल्कि आपने स्पेसिफिक अच्छे से एक्सप्लेन करना उसको, क्या इंफॉर्मेशन परचेज ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम मिसेस राहुल एंटरप्राइज इज नॉट ए परचेज ऑफ गुड्स, दैट्स व्हाई इट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल। ऐसे लिखना, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम ब्लू एंड कंपनी इन कैश, so it will not be recorded in परचेज बुक, इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इस तरीके से लिख के आना आपने, तो रीजंस लिखना। तो आपको मैं छोटी छोटी बातें, पूरी हमारी रिवीजन बैच जो ये सीरीज है हमारी, इस सीरीज में मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊँ, कैसे प्रेजेंटेशन होना, किस तरीके से लिखना चाहिए आपने आंसर, ट्रू और फॉल्स कैसे लिखेंगे आप, सारी चीजें सारे कंसेप्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। बस ध्यान से आप मेरी बातें, ये बस इस हर सेशन, जो भी लेक्चर आप जो लेक्चर देख रहे हो सारे, इसको बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना आपने, जो छोटी छोटी बातें मैं आपसे कहूंगा। ओके, अब उसने पूछा यहाँ पे देखो, थ्योरी पूछा 5 मार्क की जो पूछता है, वो क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे पूछा होगा इसने, जो लास्ट क्वेश्चन रहता है ना, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 का बी, यहाँ पे थ्योरी पूछता है 5 नंबर की। तो उसने पूछा कि एडवांटेजेस आपको क्या है, सब्सिडियरी बुक के एडवांटेजेस क्या है। तो 5 एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि हमने अदर सब्सिडियरी बुक जब आपने बना ली बेटा, तो मैंने बोला तेरे को एक ऐसा होता भी, आपको पता है कि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे आप जब आप इंडिया के बाहर जब आप कभी ऑब्जर्व करोगे, तो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे कोई अकाउंटेंट बोले किसी को, तो बोले जैसे दुबई में कोई जॉब कर रहा है, उसको बोले अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंट में भी ऐसे स्पेसिफिकेशन होता है, ये अकाउंट रिसीवेबल, इसका एक्सपीरियंस अकाउंट रिसीवेबल का है, ये वो कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल दिखता था, इसको अकाउंट पेबल का, ये परचेज का, ऐसे स्पेशलाइजेशन अकाउंट्स में भी पर्टिकुलर आइटम के स्पेशलाइजेशन होते हैं। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, तो आपने डिवीजन ऑफ वर्क कर दी कि ये जो है हमारा ये अकाउंटेंट, तुमको परचेज बुक संभालना है, तो आपने डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है। तो एक एडवांटेज रहता है कि आप हर कोई को अपना अपना काम वहां पे असाइन करा हुआ रहता है, सबको पता अपना कौन सा काम है। स्पेशलाइजेशन एफिशिएंसी, अब भी मैंने बोला कि स्पेशलाइजेशन रहता है कि परचेज बुक संभालता है, ये सेल्स बुक संभालता है, अदर अदर सबकी कैश बुक इसको दे दी, तो अदर अदर बुक आपने अलग अलग होती है, स्पेशलाइजेशन होता है। ये होता भी है कि आप ये यहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं, इनफैक्ट फॉरेन कंट्रीज में भी, अगर मैं कहूँ कनाडा में कहूँ, दूसरी कंट्रीज में जो अदर देन वहाँ पे सीपी होता है, मगर अदर देन सीपी अगर मैं बोलूँ, जो कोर्सेज होते हैं उसमें भी ऐसा होता है कि अकाउंट रिसीवेबल का किसी को होता है, अकाउंट पेबल में किसी को स्पेशलाइजेशन रहता है, तो उसमें स्पेशलाइजेशन वो करता है। मगर आप सीए बनने यार, अपने को सब सब में आना चाहिए, कुछ नहीं रहता उसमें, इजी रहता है बहुत वो। ठीक है, सेविंग ऑफ द टाइम, टाइम का सेविंग होता है, क्योंकि वेरियस अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी अंडरटेकन साइमल्टेनियसली। मैं बोल सकता हूँ चलो तुम परचेज बुक देखो, तुम सेल्स बुक देखो, सबको तुम कैश बुक देखो, तुम पेटी कैश बुक देखो, सबको सबके काम दे दिया अपन ने, तो वो उसमें काम भी जल्दी होता है, टाइम बचता है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सीन से सेपरेट रजिस्टर आपने हर सब्सिडरी बुक के लिए मेंटेन करे, तो इन्फॉर्मेशन गैदर करने में भी आसानी होती है। और फैसिलिटी इन चेकिंग, व्हेन द ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होती ना, तो उसमें भी आसान होता है, लोकेशन एरर को लोकेट करने में आसान रहता है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारी आपने बुक मेंटेन करे ना आपने, तो आप सबको, जैसे यहाँ पे देखो वो कहता है आपसे कि व्हेन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, द लोकेशन ऑफ द एरर इज फैसिलिटेटेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट बुक, even the commission of error on fraud will be checked by using the various subsidiary book। तो आपने अलग अलग बुक मेंटेन कर, तो आप बोल सकते हैं ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होते, कहीं ना कहीं गड़बड़, तो एक को बोले चलो तुम परचेज बुक देखो, तुम सेल्स बुक देखो, तुम ये बुक देखो, एरर कहाँ ढूंढने में आसानी। एक जगह आपने सब बुक बना ली तो फिर उसमें ढूंढना और मुश्किल हो जाता है। ओके, तो एडवांटेजेस होते सब्सिडरी बुक्स के। अब उसके बाद यहाँ पे जनवरी 21 में ये जो उसने पूछा, यहाँ पे सिर्फ एक 2 नंबर का ट्रू और फॉल्स आया था, तो वहां पे कहते हैं स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, द सेल्स बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। फॉल्स, आप जो सेल्स बुक रहते सिर्फ उसमें क्रेडिट सेल्स आते, कैश सेल्स नहीं आते, फॉल्स है। अब ये आपका नवंबर 2020 में पूछे, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ मिसेस कमल एंड सन्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक आउट देयर सेल्स बुक। सेल्स बुक बनाना है बहुत ही सिंपल बेटा, सेल्स बुक यहाँ से बनाना है आपको। उसमें आपका इसने सोल्ड टू मिसेस अशोक एंड मुकेश ऑन क्रेडिट, तो ये आएगा उधारी में, तो 40 शर्ट 900 रुपए का एक, 909 36,000,
30 ट्राउजर 1000 रुपए का एक, 30,000, तो कितना हो गया 66,000। फिर उसने यहाँ पे हमसे कहा कि ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो इसमें से माइनस 10% करेंगे 6,600। तो 66,000 माइनस 6,600, तो ये आ गया आपका 59,400। उसके बाद यहाँ पे फर्नीचर आपने बेचे क्रेडिट पे, ये नहीं आएगा। और आपने ये 15 शर्ट अमन को बेचे कैश में। देखो 4 नंबर के लिए इतना इजी पूछा, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर आपका आ जाएगा, ये आएगा 59,400। हम अगर आपने स्पेसिफाई करना कि फर्नीचर बेचे आपने इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा, इट विल बिकम कैश, क्रेडिट में बेचे इट विल बिकम अंडर जर्नल। ये 15 शर्ट्स बेचे लेकिन कैश में बेचे, इट विल बिकम अंडर कैश। ये आपने बता 4 नंबर पक्के। सो इसके बाद इनफैक्ट मैंने 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस पे हमने क्वेश्चंस देखे जो ये चैप्टर से आया था। इतना सिंपल आता है, बहुत कुछ भी नहीं रहता, बहुत अच्छे मार्क्स आपको लेके आना है बेटा। लेकिन एक चीज आपने अगर देखे, आप इसके पहले के अटेम्प्ट में भी मैंने देखा था, वहां पे ट्रायल बैलेंस पे क्वेश्चंस आ रहे, तो अगर मैं 2 क्वेश्चंस तो यहीं पे ट्रायल बैलेंस में हमने देखे। उसके पहले के अटेम्प्ट में भी ट्रायल बैलेंस पे क्वेश्चन के करेक्ट ट्रायल बैलेंस बना। बस सिंपल सी चीज आपने एक चीज ख्याल रखना वहां पे, जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो एक्सपेंस और एसेट के डेबिट बैलेंस होते, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होते। सो आज हम लोग ने अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर जो रिवाइज करे, क्या चीज देखे हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में, कि अकाउंटिंग प्रोसेस में होती है एंटिटी, ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग, लेजर, पोस्टिंग, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में 3 बुक होती है, जर्नल, कैश बुक एंड अदर सब्सिडरी बुक। जर्नल आप पर्सनल, रियल, नॉमिनल से भी कर सकते हो। पर्सनल का रूल है पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन्स शुड बी क्रेडिटेड। फिर हमने देखी एक मॉडर्न अप्रोच भी होती है। मॉडर्न अप्रोच में आपने ये देखी कि हमने एसेट और एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस, जब भी वो इंक्रीज हुआ डेबिट करेंगे, जब भी वो डिक्रीज हुआ क्रेडिट करेंगे। इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, जब भी वो इंक्रीज होगा क्रेडिट करेंगे, जब भी वो डिक्रीज होगा हम उसको डेबिट करेंगे। उसके अलावा हम कोई दूसरी बुक जो मेंटेन कर सकते हो, कैश बुक। कैश बुक होती है हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल एंड पेटी कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में हम रिसिप्ट और पेमेंट कैश की लिखते हैं, रिसिप्ट साइड में रिसिप्ट, पेमेंट साइड में पेमेंट। डबल कॉलम कैश बुक में एग्जांपल हमने डिस्काउंट का और हम लोगों ने यहाँ पे कैश का कॉलम रखे, तो कैश में रिसिप्ट साइड में रिसिप्ट, पेमेंट साइड में पेमेंट। लेकिन डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउ होता है, क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होते हैं, इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। उसकी टोटल हम लोग नहीं करते। एक बार मैं पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं हम जल्दी से। तो डिस्काउंट अलाउ के डेबिट बैलेंस होते हैं, डिस्काउंट रिसीव के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इनको हम टोटल करते, हम उसको बैलेंसेस नहीं करते हैं। उसके ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हमारे डिस्काउंट, कैश और बैंक 3 कॉलम होते हैं। सेम कैश और बैंक का हम लोग बैलेंस करते हैं, लेकिन हम लोग डिस्काउंट का बैलेंस नहीं करते, उसको टोटल करते हैं, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव 2 अलग चीजें हैं। अगर हमने यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक कॉलम अगर हमने बनाए, तो हमको कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट लेजर वाली स्टेज में बनाने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि ये हमारा वही अकाउंट का पर्पस, ये हमारी कैश बुक फुलफिल कर देती है। अदर सब्सिडरी बुक हमने देखे, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। सेल्स बुक में और कोई भी बुक हो यहाँ पे, उसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिखते हो और वो गुड्स का ही होना चाहिए। तो सेल्स बुक में हम सारे पार्टी की जो होते हैं, इंडिविजुअल पार्टी को हम लोग डेबिट करते और सेल्स अकाउंट जो सेल्स बुक की टोटल आती है सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते। परचेज बुक में जो टोटल आती है परचेज अकाउंट को डेबिट करते और रिस्पेक्टिव पार्टी को इंडिविजुअली हम जाके क्रेडिट करते। परचेज रिटर्न के क्रेडिट बैलेंस होते, हम जाके परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करते, रिस्पेक्टिव पार्टी को डेबिट करते। सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट बैलेंस होते, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करते, रिस्पेक्टिव पार्टी को हम लोग क्रेडिट करते हैं। उसी तरह हम लोग यहाँ पे फिर उसको पोस्टिंग करते, टोटल अकाउंट टू द सेम नेचर की इन्फॉर्मेशन को सेम जगह पे लेकर आते, पोस्टिंग करते उसमें और उसका बैलेंस करते। इफ डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड वी कॉल इट डेबिट बैलेंस, इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड वी कॉल इट क्रेडिट बैलेंस। उन बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस के 2 कॉलम होते हैं, अमाउंट के, एक डेबिट बैलेंस कॉलम, एक क्रेडिट बैलेंस कॉलम। एक्सपेंस और इन एसेट के हमारे डेबिट बैलेंस होते, इनकम, एसेट और लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होते हैं। उस बेसिस पर ट्रायल बैलेंस हमारी टैली हमेशा होती है कि वो हमको रीजनेबल एश्योरेंस देती है, क्योंकि हम हो सकता है कोई ऐसे एरर करें, वो आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में देखूं, ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाती है, लेकिन स्टिल हमारे कुछ एरर थे, इसलिए हम उसको रीजनेबल एश्योरेंस कहते हैं। ट्रायल बैलेंस हमेशा टैली होती है बिकॉज वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम। दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर, इसमें हमने आज जो रिवाइज करे। बस बेटा मेहनत बहुत अच्छे से कर, मेहनत करने से पीछे मत। मैं बोल रहा हूं आपको कमिंग अटेम्प्ट जो आ रहा है, आप सीए फाउंडेशन क्रैक कर जाओगे, बिल्कुल क्रैक कर जाओगे, लेकिन आप मेहनत करने से बेटा कभी भी पीछे नहीं हटना। मैं कहता हूं मेहनत जारी रखो, जरूर जो तुम्हारे सफर है ना आप लोग का, वो कहते हैं ना मेहनत जारी रखो, जरूर सफर होंगे आप अपने
काम में आप बिल्कुल मेहनत कर, जो भी आपका सफर, आप जो भी काम करो उसमें बिल्कुल सफर होंगे बेटा। मैंने आपको काम जो कर रहे हो आपको अचीव होगा, लेकिन मेहनत नहीं करो ना तो फिर वो अचीव नहीं होता। विदाउट मेहनत आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बिना कुछ नहीं होता, उसके बिना क्या कुछ भी नहीं होता। मैं आपको इसलिए कहता हूं बेटा, मेहनत जारी रखो, मेहनत जारी रखो, जरूर सफल तेरा काम होगा, कदमों में तेरे ये जहां होगा, और सबसे ऊपर बेटा तेरा नाम होगा। मगर तुम मेहनत नहीं करेगा तो फिर नहीं। तो मेहनत करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूं, एक और बार कहता हूं, मेहनत जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा, कदमों में ये तेरे जहां होगा, और सबसे ऊपर तेरा नाम होगा। बस मेहनत करने से पीछे नहीं हटना। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते। टेक केयर, बाय बाय।